हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। फटाफट से सही बच्चे आ जाओ, फटाफट से सही बच्चे आ जाओ और मुझे कंफर्म कर दो इज ऑडियो वीडियो एब्सोल्युटली फाइन बेटा, इज ऑडियो वीडियो एब्सोल्युटली फाइन। पूर्वी, देवज्योति, सुरेश, कार्तिक, आरिफ खान, विदेश, राहुल गुप्ता, पूर्वी मलाकार, पवन, चिराग, निधि, निधा, हार्दिक, आरिफ, आयुष, गब्बर, लक्ष्य, विदेश, नीतू, आदित्य, ध्रुव कुमार, अदिति गुप्ता, रविकांत, राजेंद्र, फ्यूचर, अनुराग, तानिया, बाइसु, राहुल पंचाल, राहुल गुप्ता, प्रियांशु, बहुत सारे बच्चे हैं जो जुड़ते जा रहे हैं, स्पीड बढ़ती जा रही है। यस 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 यस। सो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारी आज की सुबह की क्लास में ऑफ सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग। एंड मैं हमेशा की तरह यही उम्मीद करूंगा कि आप सभी के सही बच्चे एकदम बढ़िया, एकदम मजे में, एकदम चकाचक, एकदम जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे होंगे। मैं बताता हूं, मैं भी एकदम बढ़िया हूं मेरे प्यारे बच्चों। एंड हम कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और जब से हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू करे हैं तब से अब तक ये हमारा ऑलमोस्ट लेक्चर नंबर 30 आ चुका है। एंड काफी सारे स्टैंडर्ड्स हम अपने सिलेबस के अंदर कर चुके हैं, काफी अभी भी बचे हैं क्योंकि हमारा मेन जो सिलेबस का पार्ट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही है। तो बच्चों को यही है, सिलेबस खत्म होना होगा बेटा। पहले बताया था आपको 25 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में होगा, मतलब लास्ट वीक तक जाएगा ही जाएगा क्योंकि सिलेबस ही इतना ज्यादा, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। इट टेक्स दैट मच ऑफ टाइम, इट टेक्स दैट मच ऑफ टाइम बिकॉज सिलेबस उतना है। पहले हो गया पहले हो जाएगा, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मुझे नहीं पता कि शायद आप लोगों ने 20 तारीख को सिलेबस खत्म करके शायद 21 तारीख को आईसीए का पेपर देना है। हमारे पास में जो मेजोरिटी बच्चे हैं उनका या तो जैन में पेपर है या जो बच्चे हैं उनका पेपर सितंबर में हो सकता है, कुछ बच्चों का सिर्फ, ठीक है। तो देर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ इन टर्म्स ऑफ डंडा कि हमें सिलेबस को फटाफट 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 करना है। सिलेबस अगर करना है तो उसे ढंग से करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। द रीजन इज बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का आपको पता है कि वेटेज एग्जाम के अंदर क्या है, किसी भी स्टैंडर्ड से पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है ऑफ 5 मार्क्स। या जो पहले हमने बड़े वाले किए थे AS 13, AS 21, AS 14 अमेलकमेशन कैश फ्लो, उनके तो बड़े भी बनते थे, 10 15 20 वाले भी आते। ये वाले अभी ऐसे है कि जिनके अंदर में 5 नंबर तक का बनता है, ठीक है ना। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते जाइएगा बिकॉज अब हमारे पास में हम आज की क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टैंडर्ड सिलेबस के हो चुके हैं, मैं अभी उनकी बात नहीं करूंगा, मैं अभी बात करूंगा आप लोगों के साथ में जो हमें चीजें करनी है। नो बेटा, एक और चीज मैं आप लोगों को पहले भी हमेशा बोलता था, मैं फिर से बोलना ही चाहूंगा बेटा। शायद सिलेबस अब तक आपका कंप्लीट भी हो जाता अगर हम सिर्फ सिलेबस की बात करें। कुछ बच्चे क्योंकि सिलेबस का मुद्दा उठाते हैं तो मेरे अंदर से कुछ कुछ होने शुरू हो जाता है जब बच्चे सिलेबस की बात करते हैं। विच इज कि अगर मैं सिर्फ आप लोग को आईसीआई का स्टडी मटेरियल कराता, सिर्फ कराता, तो उस केस के अंदर में तो फिर कभी दिक्कत ही नहीं आनी थी। क्योंकि वो तो अब तक निपट ही जाता। बट हमारा जो क्वेश्चन बैंक है, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स इतने सारे हैं, तो उसमें आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, आरटीबी के सारे क्वेश्चंस, पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस, एमटीबी के सारे क्वेश्चंस, वो सारे कवर्ड है और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो उसकी वजह से आप बाद में करोगे, खुद करोगे, समझ आएगा नहीं आएगा, उससे अच्छा हम क्लास में ही कर रहे हैं। तो सिर्फ लेटेस्ट वाले बच्चे कुछ रह जाएंगे, वही मैं आपको बता दूंगा, वही मैं आपको करा दूंगा। तो आप खुद सोचो, हमारा सारा कुछ कवरेज हो रहा है, विच शुड गिव यू कॉन्फिडेंस कि यस हमारा इस सब्जेक्ट के अंदर में सारी चीजें पूरी की पूरी होती जा रही है। तो हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, इस चीज को लेके। तो चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ आज की क्लास को शुरू करता हूं। तो लेक्चर नंबर 30 है, आज हम एक नए स्टैंडर्ड को शुरू करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट विद अ न्यू स्टैंडर्ड, मैं आप लोगों के साथ बेटा एक बार के लिए एएस नंबर जो मैंने 5 आप लोगों को कल कराया था, उसका मैंने आप लोगों को वो चार्ट तो डाला वही था जो रिवीजन चार्ट था। इनफैक्ट इसके जो क्वेश्चंस थे, अच्छा कल एक मैंने डाउट सेशन भी शाम को लिया था। कल एक मैंने डाउट सेशन भी शाम को लिया था, बहुत सारे बच्चों के डाउट आया था, ऑलमोस्ट 2 आवर्स का डाउट सेशन हो गया था, 6:30 से 8:30 बज गए थे खत्म होते होते। तो वहां पर मैं बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी चीजें पूछी थी स्पेसिफिकली अबाउट, जो उन्होंने पूछा था अबाउट द एमसीक्यूज वगैरह। तो मैंने टिल AS 7 तक के आई थिंक एमसीक्यूज वाला पार्ट कवर कर लिया था। अब इसके बाद का जो होगा व्हाट विल डू, इसके बाद का जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होगा तो उसके बाद एक और रख लेंगे काइंड ऑफ, मतलब अब जो भी एएस बचे उसका हम तब रख लेंगे। तो आप जो भी अगर कोई डाउट आपका आ जाता है, जितना क्लास में सॉर्ट हो जाता है वेल एंड गुड। कई बार क्लास में अगर सॉर्ट नहीं होता है, अगर बाई चांस क्लास में कभी आपका डाउट अनआंसर्ड रह जाता है, आपको नहीं समझ आया हुआ या कोई एमसीक्यू है कुछ भी है, तो हम वो लास्ट में जाके टेकअप कर लेंगे, वो हम लास्ट में जाके टेकअप कर लेंगे। तो लिख के रख लीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो
प्रैक्टिस क्वेश्चन जो बेटा मैंने आपको दिए थे, इसमें एएस नंबर 4 वाला ये अभी के लिए आज समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं एएस 4 आज शुरू कराऊंगा, सो डोंट वरी, ये तब आपका क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जनरल था, ये प्रोविजन चेंज इन एस्टिमेट था। थर्ड भी चेंज इन एस्टिमेट का पॉइंट था। फोर्थ में एक नॉर्मल आ रहा था, वो आई थिंक उसको लेके आ रहा था, ये एक्सेप्शनल आइटम को लेके आ रहा था, एक्सेप्शनल आइटम को लेके आ रहा था। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स उसको लेके थे। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर में आपके पास कुछ प्रायर पीरियड आइटम वगैरह वो कुछ बातें बोल रहा था, तो उसके अंदर में वो एक्सेप्शनल आइटम ही था, वो प्रायर पीरियड नहीं था, कि अगर रिट्रोस्पेक्टिवली वेज वगैरह इंक्रीज हो रही है। सिक्स क्वेश्चन में चेंज इन पॉलिसी को लेके बात हो रही थी, हमने सेम क्वेश्चन किया था हमारे, आई थिंक एक पहले के स्टैंडर्ड में आ चुका है, एएस 2 में, एएस नंबर 2 में आपके पास से मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ ये क्वेश्चन, कि भाई हमें स्टॉक के अंदर में थोड़ी ना इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ता है, मतलब वो नॉर्मल क्लियरिंग चार्जेस वगैरह की बात हो रही थी, तो इसलिए वो नहीं होगा, ठीक है ना। सेवंथ क्वेश्चन एक जनरल था, जिसमें हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत आई होगी, तो मैं बता देता हूँ सेवंथ क्वेश्चन में, कि सेवंथ क्वेश्चन में आपके पास क्या डिफरेंट बात थी। इसमें एक नॉर्मल बात हो रही थी बेटा, वो कह रहा है क्षमा वॉज वर्किंग विद एबीसी लिमिटेड ड्रॉइंग मंथली सैलरी ऑफ 25,000 पर मंथ, ठीक है ना। तो 25,000 सैलरी की पर मंथ थी उसकी, वो मेटर्निटी लीव पे गई है 7 मंथ्स का पे के साथ में, इतने से इतने डेट तक, तो उसे 7 मंथ्स की मेटर्निटी लीव मिली है बेटा, ठीक है। उसकी सैलरी जो 3 महीनों की थी वो प्रोवाइड नहीं करी किताबों में 18-19 की, ड्यू टू ओमिशन, हम डालना ही भूल गए खर्चा, हम खर्चा किताबों में डालना ही भूल गए। हमने उसे बोला कि हम मेटर्निटी लीव दे रहे हैं और तनख्वाह भी देंगे, ऑब्वियसली मतलब कानून हमारे पास देश में ऐसे है जो ऐसा बोलते हैं कि आप अगर मेटर्निटी लीव पे जा रहे हो तो वो दैट इज अ पेड लीव, दैट इज अ पेड लीव। पेड लीव का मतलब है कि उस समय आपको पैसे दिए जाएंगे, ठीक है ना। जब उसने दोबारा ज्वाइन किया तो उसको सारी की सारी सैलरी पे तो कर दी 7 महीने की। सवाल ये उठा, एंट्री डालो 19-20 में टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन एज पर एएस 5 एंड स्टेट ऑफ द रीजन। क्या उसने गलती करी, क्या ऑर्गेनाइजेशन ने गलती करी कि उसको क्या उसने गलती करी है? यस, गलती करी है, दैट इज अ प्रायर पीरियड आइटम, दैट इज अ प्रायर पीरियड आइटम, ठीक है ना। तो मेटर्निटी लीव बेटा मेरे को लग रहा था कि शायद पता होगा, प्रेगनेंसी लीव बेटा, तो शी इज गोइंग टू बी मदर, तो उसकी वजह से जो लीव पे छुट्टी पे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर में अगर हम देखेंगे तो इस केस के अंदर में, इस केस के अंदर में मेरे प्यारे बच्चों अगर हम देखते हैं तो ये प्रायर पीरियड आइटम है। क्यों? क्योंकि एंट्री डालनी चाहिए थी भाई, तुमने जब छुट्टी दी है तो बता के दी है कि तुम छुट्टी पे जा रहे हो और तुम्हें हर महीने के हम पैसे देंगे। अब तुमने किताब में खर्चा ही नहीं डाला जनवरी फरवरी मार्च का, तो वो तो तुमने गलती करी ना, सो दैट इज अ प्रायर पीरियड आइटम। तो एंट्री क्या डाल सकते हो? सैलरी अकाउंट डेबिट 4 महीने की जो करंट ईयर की दोगे वो तो 4 महीने की, और जो पिछले साल की 3 महीने की वो प्रायर पीरियड हो गई टू बैंक, तो ये एंट्री डालेगी क्योंकि करंट ईयर में दे रहे हो ना, करंट ईयर में दे रहे हो, ठीक है ना। या दूसरा तरीका क्या था डालने का, कि सैलरी टू बैंक प्रायर पीरियड वाले को अलग कर दिया और सैलरी टू बैंक इसको अलग कर दिया। बस इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये सेपरेटली डिस्क्लोज होगा ना, इसका सेपरेट डिस्क्लोजर होना है, मतलब ये नॉर्मल इंप्लॉय बेनिफिट में नॉर्मल सैलरी के अंदर नहीं दिखेगा, ये अलग से आपके पास दिखाया जाएगा प्रायर पीरियड आइटम के नाम पे, ताकि यूजर्स को पता चल सके कि इस साल जो सैलरी का खर्चा और 75 डल रहा है वो पिछले साल की सैलरी से रिलेटेड है, यही पूरा स्टैंडर्ड था। तो पैरा नंबर 15 हमें ये बात बोलता था कि आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा प्रायर पीरियड आइटम का। अगला पॉइंट उसने बोला है, वुड द ट्रीटमेंट बी डिफरेंट अगर उसको टर्मिनेट ही कर देते, अगर नौकरी से निकाल देते, अगर नौकरी से निकाल देते और उसे दोबारा से रीइंस्टेट करते बाय द कोर्ट विद इफेक्ट विद इंस्ट्रक्शन टू पे क्षमा सैलरी फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड। तो हमने नौकरी से निकाल दिया जी 1 जनवरी को, जाओ बाहर, खत्म कहानी, और दोबारा से उसे रखा जा रहा है 1 अगस्त को, और इस इंस्ट्रक्शन के साथ रखा जा रहा है कि उसे 7 महीने की तनख्वाह दी जाएगी। क्या अब कंपनी ने गलती करी? नहीं, क्योंकि वो इंप्लॉई थी नहीं 31 मार्च को, तो मैं जनवरी फरवरी मार्च का खर्चा क्यों डालूं? मैं बाद में जाके डाल रहा हूं, तो बाद में जाके ही डलेगा अब तो जो खर्चा डलेगा, अब कोई गलती नहीं है, देयर इज नो एरर एज सच। तो बाद में वही बात आ रही है, अब तो नॉर्मल खर्चा है सैलरी टू बैंक। तो प्रायर पीरियड आइटम डज नॉट इंक्लूड अदर एडजस्टमेंट जो सर्कमस्टांसेस की वजह से आ रहे हैं, ठीक है जी। इट वुड नॉट बी कंसिडर करंट ईयर आइटम, वो करंट ईयर का ही खर्चा दिखाया जाएगा, करंट ईयर का खर्चा दिखाया जाएगा, तो वो नॉर्मल खर्चा है सैलरी टू बैंक, तो वो पीपीआई नहीं है आपके पास, नहीं है वो, सैलरी टू बैंक नॉर्मल खर्चा डलेगा जो 7 महीने की आपने तनख्वाह दी है, ठीक है ना। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट बेटा, फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में सिर्फ यही था, ये इन्वेंट्री को हम एनआरवी पे लेके जा रहे हैं, इन्वेंट्री को हम एनआरवी पे लेके जा रहे हैं और उसको कम कर रहे हैं बाय 5 लाख। तो ये आप जाके देखो तो सबसे पहला एग्जांपल था एक्सेप्शनल आइटम का। ये किसका था बेटा? एक्सेप्शनल आइटम का सबसे पहला एग्जांपल था। अगर मैं इन्वेंट्री को एनआरवी पे लेके जा रहा हूं, अगर वो उस साइज या नेचर की है तो मुझे उसके अंदर में क्या करना पड़ेगा? मुझे उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ये वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी के अंदर में रिक्वायरिंग सेपरेट डिस्क्लोजर हो गया।
तो वो पैरा नंबर आई थिंक 12 था, जिसकी वजह से उसको बोला गया था। तो व्हेन द आइटम्स आर ऑफ सच साइज और नेचर कि उनके डिस्क्लोजर की जरूरत है, तो नेचर अमाउंट को हम सेपरेटली डिस्क्लोज करते हैं। तो वो एग्जाम्पल में आ रहा था, ठीक है ना। ये वही चीज है, ये वही चीज है। अमाउंट देखोगे तो कितना ज्यादा है, 5 लाख का भाई। नॉर्मल एनआरवी चलो ठीक है, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 में फर्क नहीं पड़ता, बट ये तो सब्सटेंशियल भी है ना अमाउंट। तो नेचर साइज वाली बात आ रही है। 8th का फर्स्ट, 8th के फर्स्ट में क्या दिक्कत है? सेकंड तो आसान था। उसने बोला मेजर थेफ्ट ऑफ स्टोर्स हुआ वैल्यूड एट 10 लाख इन द प्रीसीडिंग ईयर विच वाज डिटेक्टेड ओनली ड्यूरिंग द करंट ईयर, हाउ विल यू डील? तो यहां पर मैं वैसे तो इसका पॉइंट हमारे पास एक आज भी आना है। तो थेफ्ट हुआ था इन द प्रीसीडिंग ईयर, जिसका पता कब चला? ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो ओवर स्टेट हुई थी हमारी क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि हमने एंट्री डाली नहीं थी, तो प्रॉफिट्स हमारे गलत हो गए होंगे जो पिछले साल से उठ के आ रहे हैं। तो ये बेटा क्या हो जाएगा? प्रायर पीरियड आइटम हो जाएगा, क्योंकि हमने गलती करी है, क्योंकि चोरी हो गई, आपने एंट्री नहीं डाली, तो उसकी वजह से आपके पास ये माना जा रहा है। तो एडजस्टमेंट जो है वो हम अपने पास करेंगे, सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है ना। तो ये इन्होंने पहला आंसर दिया गया है, ये इन्होंने पहला आंसर दिया हुआ है। सेकंड के अंदर में वो ऑल्टरनेटिवली कुछ और कह रहा है कि हमें पता ही नहीं चला था, ठीक है ना। तो अगर हम फिजिकल स्टॉक की बात कर रहे हैं तो उनके डिस्क्लोजर एज टू थेफ्ट रिजल्टिंग लॉस जो है हमारे पास अलग से दिखा दिया जाएगा, फिजिकल स्टॉक वगैरह के हिसाब से कर रहे हैं। आपके लिए तो सिंपल यहाँ पे एक नॉर्मल वाली बात ही कर सकते हो कि भाई चोरी हुई थी, आपने उसकी इफेक्ट ही नहीं लिया, आपको लॉस रिकॉर्ड करना चाहिए था, स्टॉक को कम करना चाहिए था, आपने वो करा ही नहीं। तो आपको क्योंकि वो करना चाहिए था और आपने वो एंट्री नहीं डाली, तो ऑब्वियसली आपका स्टॉक गलत वैल्यूड है, तो आपका प्रॉफिट गलत है। तो दैट्स अ प्रायर पीरियड आइटम, आपने गलती करी है ना। तो चोरी होगी, चोरी का इफेक्ट तो लेना है, एंट्री तो डालनी है ना, वो चीज आ रही है। 9th क्वेश्चन आपका हो गया होगा बेटा चेंज इन डेप्शन मेथड। 10th वाला मैंने क्लास में कल कराया था, बिल्कुल ऐसा आपके पास वो भी हो जाना चाहिए। 11th का एक बच्चे ने बोला था, फर्स्ट का सेकंड आज के चैप्टर के बाद हो जाएगा, 11th का 4th एंड 9th, 11th का 4th एंड 9th। बेटा ये 4th जो है हम एक एएस करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। लीज के बारे में एएस आएगा, वहां 2 प्रकार की लीज होती है, ऑपरेटिंग और फाइनेंस। अगर मैं किसी चीज को कुछ और मान लूं, अगर मैं किसी चीज को कुछ और मान लूं तो बेटा वो हमेशा गलती है। मैं किसी चीज को कुछ और मान लूं, मैंने ऑपरेटिंग लीज को फाइनेंस लीज मान लिया। मैं अभी ये नहीं बता रहा आपको ऑपरेटिंग लीज क्या होती है, फाइनेंस लीज क्या होती है, वो मैं एएस 19 में बताऊंगा। लीज को लेके एएस 19 है हमारा, कुछ दिनों बाद आने वाला ये एएस शुरू करेंगे हम लोग। तो अगर मैं अपने पास बेटा ध्यान से सुनो, किसी चीज को कुछ और मान लूं तो वो गलती तो कर रहा हूं, तो दैट इज अ रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। रॉन्ग मतलब वो प्रायर पीरियड आइटम होगी, ठीक है ना। फिर 10% एप्शन लगाई इंस्टेड ऑफ 15%, तो ये भी आपके पास गलती है, दैट्स अ एरर, प्रायर पीरियड आइटम हुआ ना ये भी। तो बच्चे को लग रहा होगा सर हमने तो एस्टिमेट में चेंज किया, नहीं, एस्टिमेट में चेंज क्या होता? अगर बोलता मैंने लाइफ पहले 5 साल मानी थी, अब मैंने लाइफ 3 साल मानी, मैं कह रहा हूं कि मैंने रेट 10% लगा दिया, 15 की जगह 15 लगाना था 10 लगा दिया, तो गलती करी ना भाई। तुमने रेट 15% फिक्स कर रखा है, तुमने उसकी जगह 10 लगा दिया, तो गलती हो गई ना, दैट इज अ एरर, ठीक है ना, दैट इज अ एरर। तो वो एरर है। मैं लाइफ चेंज करूंगा तो मैं बोलूंगा एस्टिमेट में चेंज है, समझे बात। कोई चीज गलती अप्लाई कर दी, गलती लगा दी, तो वो गलती हो गई ना। यूजफुल लाइफ चेंज करोगे फिक्स एसेट्स की, दैट इज चेंज इन एस्टिमेट। गवर्नमेंट ग्रांट ठीक है, वो ठीक है, लेजिस्लेटिव चेंज ठीक है, ये बाकी पॉइंट्स हमने कल कर ही लिए थे। तो ये हमारे पास जो है हमने अल्टीमेटली सारे पॉइंट्स कर लिए थे। तो होपफुली अभी होमवर्क के क्वेश्चन सबके हो चुके हैं मेरे ख्याल से। तो मैंने 10-15 मिनट आपके एएस 15 के करा दिए, एटलीस्ट की होमवर्क वाले क्वेश्चन जो है उसमें आपके पास दिक्कत ना है। बेटा 5th वाला तो ये कल भी बताया था, एएस 16 में कर चुके अब तो, कि बोरिंग कॉस्ट जो होती है वर्किंग कैपिटल कहाँ थोड़ा कैपिटलाइज होती है, वो थोड़ा क्वालिफाइंग एसेट है। बिजनेस में नॉर्मल रूटीन के लिए, सैलरी सुलरी के लिए, क्रेडिटर को पैसे देने के लिए आपने बिजनेस में पैसे जो थे उसकी बोरिंग कॉस्ट जो थी, इंटरेस्ट था, वो कैपिटलाइज कर रहे हो, तो वो दैट इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, तो वो तो पीएल में जाएगा, तो वो कह रहा है कैपिटलाइज करा। तो ये तो आपके पास गलती की बात आ रही ना, वो तो कैपिटलाइजेशन होती नहीं, वो तो एएस नंबर 16 में सीखा था हमने। वर्किंग कैपिटल वाले इतने सारे क्वेश्चन थे, उसे नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट लिखते थे ना। चलो आ जाए बेटा। नाउ हम अगले एएस की तरफ बढ़ने जा रहे बेटा। तो हमारे काफी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो चुके हैं, मैं नाम बोल देता हूं एक बार के लिए फटाफट से। एएस नंबर 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, मेरे साथ साथ। एएस नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। एएस नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट।
4 अभी चलो करना है। 5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। AS नंबर 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। AS नंबर 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। AS नंबर 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। AS नंबर 11 द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। AS नंबर 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। AS नंबर 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। AS नंबर 14 अमेलगमेशन। AS नंबर 16 बोरिंग कॉस्ट। AS नंबर 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। AS नंबर 20 अर्निंग पर शेयर। AS नंबर 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और एक हमने किया था बेटा AS नंबर आई थिंक 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। तो ऑलमोस्ट आई थिंक हम 16 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो हम कर चुके हैं, जितना मेरे को ध्यान में आ रहा है। 11 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे पास अभी बचे हैं, 11 हमारे पास बचे हैं, विच इज AS नंबर 4 बचा है ये वाला। फिर हमारे पास जो बचा है वो इसके बाद आएगा, 4 के बाद में 5 हो चुका है, 6 है नहीं, 7 हो चुका, 8 है नहीं, 9 10 11 12 13 14 तक सारे हो चुके होंगे। फिर 15 आएगा, ठीक है ना। फिर हमारे पास 18 एक बचा है, 19 बचा है, 22 से लेकर 29 तक सारे ही बचे एक्सेप्ट 24 को छोड़ के। 20 के बाद वाली सीरीज में मेनली बचे, उसमें 24 हो चुका है हमारा, ठीक है ना। तो वो हमारे अभी 16 स्टैंडर्ड्स हमारे हो चुके हैं, 11 स्टैंडर्ड्स हमारे पड़े हैं। जिस दिन 11 स्टैंडर्ड खत्म उस दिन सिलेबस खत्म, बात खत्म, ठीक है ना। तो 16 AS हमारे हो चुके हैं। चलिए अभी हमारे पास में ध्यान से सुनते जाओ, जो ये वाला स्टैंडर्ड आ रहा है बेटा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा और बड़ा ही आसान सा एक स्टैंडर्ड है, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। AS नंबर 4, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। स्टैंडर्ड का नाम है कॉन्टिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। नाउ ध्यान से मेरी बात को सुनते जाना बेटा। ये स्टैंडर्ड बड़ा ही आसान सा AS है, मुझे कहने की बात नहीं है। इसमें ये दो चीजों को वर्ड्स लिख रहा है आपके सामने, ये दो अलग अलग वर्ड्स है, दोनों को हमने अलग अलग समझना है, ठीक है। एक वर्ड है कॉन्टिंजेंसीज, एक वर्ड है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। स्टैंडर्ड एक कुछ थ्योरेटिकल ओरिएंटेड और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे हमारा AS नंबर 5 था। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हमारे इकट्ठे में किए जाते हैं, मतलब आपको करेक्ट समझ आता है इन स्टैंडर्ड्स के बीच में जब हम स्टैंडर्ड कर लेंगे। अब यहां पर सबसे पहले बात आती है, मैं दो वर्ड्स को डील करना है, एक है कंटिजेंसी, एक वर्ड है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। मैं पहले वर्ड के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि ये वाला पार्ट इस स्टैंडर्ड के अंदर में इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, उसके पीछे का मैं कारण भी बता दूंगा। और हमारा सुपर इंपॉर्टेंट और मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड है, सेकंड पार्ट से रिलेटेड। तो नॉट इंपॉर्टेंट मैं क्यों लिखने जा रहा हूं, आप कहेंगे सर कंटिजेंसी के बारे में तो हमें पता होना चाहिए। हाँ, कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, कुछ अनसर्टेनिटीज, कुछ ऐसी चीजें जो कल को हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कुछ ऐसे हालात, कोई कोर्ट में केस चल रहा है, कल को पता नहीं जीते ना जीते, मेरे इवन डाउटफुल डेट्स है, कल को वो मेरे डेटर्स है, मुझे पता नहीं पैसे दे या ना दे, तो वो होते हैं कंटिजेंसीज। कुछ ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, कुछ ऐसी कंडीशन हो चुकी है, कुछ ऐसे हालात अब तक हो चुके हैं, जिसकी वजह से कल को वो मेरे को फायदा भी हो सकता है, कल को मेरे को नुकसान भी हो सकता है, जिसकी होने की संभावना ना होने की संभावना हमें नहीं पता, वो ऊपर नीचे है। मतलब फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, कल को ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो अनसर्टिनिटी है, इट मे हैपन मे नॉट हैपन, अकर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें आती है, वो होती है कंटीजेंसी। नाउ एक्चुअली में AS4 जब इनिशियली आया था तो ये कंटीजेंसी और इसको लेके दोनों को बात करता था। हुआ क्या, इसके बाद एक AS नंबर 29 बना, जिसका नाम है प्रोविजन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टिजेंट एसेट। ये AS हम इसके बाद करेंगे, मतलब कल तक बारी आ जाएगी, कल के थोड़ी देर के बाद, लेक्चर के बाद। तो हुआ क्या, एक AS29 एक स्पेसिफिक AS बना दिया गया, डिटेल्ड AS बना दिया गया अबाउट दी कंटिजेंसीज को डील करने के लिए। तो हुआ क्या,
पहले AS4 में लिखी थी बातें, फिर हुआ क्या कि AS नंबर 29 एक डिटेल्ड AS बना दिया गया, जो कंटिजेंट लाइबिलिटी, कंटिजेंट एसेट, बहुत डिटेल में सारी बातों को करता है। तो इसके बाद ICI ने एक अपनी तरफ से मतलब क्लैरिफिकेशन दी, क्योंकि यहां पे वो कंटिजेंसी को लेके बहुत कम मात्रा में पहले भी डील करता था, बहुत कम मात्रा में, और AS29 एक डिटेल्ड AS बना दिया गया कंटिजेंसीज को लेके। वो होता क्या है तो हम सीखेंगे, डोंट वरी। तो ICI ने क्लैरिफिकेशन बेटा दी मेरे प्यारे बच्चों, और उन्होंने बोला कि जो AS4 है वो सिर्फ कंटिजेंसी से डील करेगा, प्राइमरीली रिलेटेड टू एसेट, लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। वो सिर्फ उतने तक ही सीमित रहेगा कुछ हद तक। बस आप उतने पार्ट को अगर देखना है तो उसके लिए AS4 की डेफिनेशन पढ़ लो, जो AS4 में बात लिखी है। आप सारी मेन बातें जो आप पढ़ेंगे कंटिजेंसी को लेके, वो हमें AS29 बताएगा। तो यानी कि AS4 का जो स्कोप था, जो दायरा था, वो सिर्फ हमने लिमिटेड कर दिया कंटिजेंसी रिलेटेड टू एसेट से रिलेटेड, वो भी मतलब जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो हमने उतने तक ही उसको क्या कर दिया, सीमित कर दिया, उतने तक में सीमित कर दिया। इसके अलावा जो भी और प्रकार की कोई कंटिजेंसी है, कोई भी सिचुएशन, हालात जो हम कह रहे हैं हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन अनसर्टेन इवेंट, मतलब कुछ ऐसा हो ना हो हमें नहीं पता, तो उन सारी बातों में कहां पे बात होगी हमारी, AS29 में होगी। वो हम कल डिस्कस करेंगे, तो ये सिर्फ जो सीमित है वो सिर्फ थोड़ा बहुता बता रहा है कंटिजेंसी रिलेटेड टू एसेट। तो इसको मेरे को बस एक एग्जांपल ही देना पड़ता है जिससे ये वाली बात हमें समझ आ जाती है भाई कंटिजेंसी रिलेटेड टू एसेट का वो क्या बात करता है। मतलब उसका एक मैं एग्जांपल से बता देता हूं कि वो क्या कहना चाहता है हमें स्टैंडर्ड। तो मैं कंटिजेंसी रिलेटेड टू एसेट के लिए हमारे डेटर्स पे PDD की अगर मेरे को बात जो हमें AS नंबर 4 बताता है कंटिजेंसी रिलेटेड टू एसेट, तो मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने देना चाहूंगा। इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन दिस एग्जांपल, हाउएवर बस समझ लेंगे मेरे साथ। तो यहां पर में वो क्या है, मान लीजिए साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 23 को, खत्म हो रहा है 31 मार्च 24 को। हमने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, हमने लेट से किसी को 1 अगस्त को सेल करी, सेल टू A 1 लाख की, ठीक है। अब पार्टी ने हमें पैसे देने थे, हमने 3-4 महीने का उधार दिया, मतलब लेट से वो पैसे ड्यू थे 31 दिसंबर को। पार्टी ने हमें पैसे नहीं दिए, पार्टी को भी दिक्कत हो रही है महसूस, पार्टी को प्रॉब्लम हो रही है। तो 31 मार्च को जाके एक थोड़ी सी अनसर्टिनिटी सी हो सकती है, मतलब पता नहीं, एक कंटिजेंसी हो रही है, किस चीज की सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, पैसे मिले कि ना मिले, मतलब कुछ ऐसी चीज आ गई। अब यहां पर में हमें स्टैंडर्ड क्या बोलता है, हमें कहता है कि यहां पर जो आपको नुकसान है विच इज अ कंटिजेंट लॉस, मतलब होने की, हम ये देखेंगे कि यहां पर में वो 3 सिचुएशंस बनाता है। कितनी सिचुएशन बनाता है, 3 सिचुएशन बनाता है। उसके बेस पे हम ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, जो हमें AS4 में लिखा, और सेम बात AS29 भी बोलेगा। मतलब AS4 तो सिर्फ इसी बात तक सीमित होता है, वो AS नंबर वो बोलेगा, ठीक है ना। ना इसने हमें ये 3 सिचुएशंस की बात करी है, जिसे मैं यहां से आपको एक बार पढ़ने जा रहा हूं। तो वो कंटिजेंसीज जो होती है वो क्या होती है, कहता है कि कोई कंडीशन या सिचुएशन, कोई ऐसे हालात, कोई चीज जो है जिसका आउटकम जो हो सकता है, जिसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो कोई फायदा या नुकसान हो सकता है, वो डिटरमिन किस पे, ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। भाई फ्यूचर में जाके कल को आपके पास फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता कल, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो रिलेटेड टू एसेट में हमारे कंटिजेंट लॉस में बेटा वो 3 सिनेरियोस बनाता है। एक होता है प्रोबेबल, एक होता है रीजनेबल, और एक होता है रिमोट। ना इनका मतलब क्या है बेटा, रिमोट का मतलब सिंपल है
कहीं परसेंटेज लिखित में नहीं है, पर जनरली जो मानी जाती है, जो मानी जाती है, रिमोट का मतलब होता है 0 से मान लीजिए 5% चांस तक, 2-4% चांस, मतलब बहुत ही मतलब रेयर ऑफ द रेयर चांस है कि पैसे नहीं मिलेंगे, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस है कि पैसे नहीं मिलेंगे। तो कहता है कुछ नहीं करना, डेटर एज इट इज दिखाते रहो, डेटर एज इट इज दिखाते रहो, डेटर एज इट इज दिखाते रहो, जैसे दिखा रहे हो वैसे ही दिखा दोगे, ठीक है ना, कुछ नहीं करना, कोई प्रोविजन मिलेगा, 2-4% ही चांस लग रहा है, नो प्रॉब्लम। प्रोबेबल का मतलब होता है बेटा जिसकी होने की संभावना ना होने से ज्यादा है, मतलब कि 50% से ज्यादा चांस है, क्या है, 50% से ज्यादा चांस है पैसे ना मिलने के, 50% से ज्यादा चांस है पैसे ना मिलने के। और हम अमाउंट भी ऑब्वियसली कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, कितने पैसे नहीं मिलेंगे काइंड ऑफ। तो 50% से ज्यादा चांस है पैसे ना मिलने के, तो कहता है प्रोविजन बना दो, प्रोविजन बना दो। तो अगर आपको पैसे ना मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबल है, प्रोबेबल का मतलब 50% से ज्यादा है, तो यू मेक द प्रोविजन, आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना दो, आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना दो। और अगर रीजनेबल है, रीजनेबल का मतलब है अदर रिमेनिंग केस, मींस अगर मैं सिंपली बोलूं लेस देन 50% बात हो गया एक तरीके से, जो कि 5 से मतलब 5 से 50%, 5 से 50%, तो कहते हैं कोई प्रोविजन नहीं बनानी, डिस्क्लोजर दे दीजिए बस नोट्स में अगर देना है, प्रोविजन नहीं बनेगी। प्रोविजन कब बनेगी, बस जब वो कहता है नुकसान होने की संभावना 50% से ज्यादा है। आप अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हो, 50% से ज्यादा संभावना है नुकसान होने की, तो ही आप प्रोविजन बनाना, वरना मत बनाना। तो हमारे पास में जो सिनेरियोस की बात करी गई, तो उसने बोला, उसने क्या बोला, उसने बोला बेटा रिमोट चांस है 2-4% चांस, प्रोबेबल है, और अदर, अदर मींस वो जो आपके पास में वर्ड लिखा जा रहा था, हमारे पास रीजनेबल, जो रिमेनिंग केस आ गया। मेन आपको पता होना चाहिए कि बस इस केस के अंदर में अगर ये 50% से ज्यादा है तो एन अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो क्रिएट प्रोविजन। यहां पे तो कोई प्रोविजन नहीं बनानी है, सिर्फ डिस्क्लोजर दे दीजिए कि लग रहा है डेटर्स को गुड्स बेचे हुए है, पता नहीं पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, तो वो चीज आती है। ये जो प्रोबेबिलिटीज होती है बेटा, ये एक एस्टिमेट्स पे होती है बाय मैनेजमेंट, ये एस्टिमेट्स है, और ये कौन एस्टिमेट्स लगा रहा है, मैनेजमेंट लगा रही है, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्टर्स। उन्हें देखने को लग रहा है, लेट से मैं जब 31 दिसंबर के बाद से बार बार डेटर को अप्रोच कर रहा हूं, तो वो मुझे बार बार आनाकानी कर रहा है। अब एक होता है आपका एक विश्वास, आपको लग रहा है जेन्युइनली उसको अभी ना थोड़े प्रकार की दिक्कत है, पर वो मेरे पैसे दे देगा, तो आपको लग रहा है पैसे मिल जाएंगे, मतलब चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ लॉस इज नॉट दैट हाई। बट अगर आपको लग रहा है यार उसके तो खुद के हालात चल रहे हैं, मुझे मार्केट से न्यूज सुनने को मिली उसके गोडाउन में आग लग गई थी, आग, आप समझो, आपको मार्केट से पता चला कि उसके गोडाउन में आग लग गई थी, आग, वो लोगों के पैसे अब रोके बैठा है, आप समझ रहे हो बात को। तो आपको एक इंडिकेशन हो रही है, आपको अब लग रहा है हाँ चांसेस है कि वो मेरे पैसे नहीं देगा, तो आप प्रोविजन बनाने की बात करोगे, तो यू विल गेट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो काइंड ऑफ दैट विल डिपेंड ऑन दी सर्कमस्टांसेस, वो अल्टीमेटली जो है डिपेंड कर रहा है कि वो किस चीज के ऊपर है, उससे मैनेजमेंट एक आइडिया लेते हैं, दैट्स मेरा एस्टिमेट। अब वो कल को हो भी सकता नहीं भी है, तो उम्मीद ही, भैया उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो ये जो प्रोबेबिलिटीज की बात होती है, हम जो कंजर्वेटिज्म का पूरा हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलते हैं, प्रोवाइड फॉर द लॉस। अब जो प्रोवाइड फॉर द लॉस जो है वो हम किसकी बनाएंगे, वो जनरली उससे क्लासिफाई किया गया है, कह रहे हैं जहां पे 50% से ज्यादा चांस है नुकसान होने की, तो प्रोविजन बनाओ, तो प्रोविजन बनाओ, ठीक है ना, तो वो चीज है। तो ये हमें सिर्फ इतनी सी बात कौन कहता है, हमें एएस नंबर 4, जो कि उसने बेटा सिंपल सी बात करी कंटिजेंसी को लेके, वो इतनी ही बात करता है, ठीक है ना, वो इतनी बात करता है। तो उसने बोला है कंटिजेंसी एक ऐसी सिचुएशन कंडीशन है जिसका अल्टीमेट आउटकम फायदा या नुकसान कब होगा, अकरेंस नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन इवेंट्स, ठीक है ना। और कंटीजेंट लॉस में जो है एक्सपेक्टेड आउटकम के बेस पे आपके पास होगा
तो अगर लॉस की उम्मीद है तो हम प्रोवाइड फॉर द लॉस कर देंगे, तो मैनेजमेंट की जजमेंट के बेस के ऊपर, ठीक है ना, अगर वो आपके पास में प्रॉबल है। फायदे को तो हम रिकॉर्ड करने की बात ही नहीं करते, उसकी चर्चा मेरी वैसे भी AS 29 में होगी डिटेल में, कि उम्मीद पे फायदा नहीं रिकॉर्ड करते, उम्मीद पे नुकसान जरूर रिकॉर्ड कर रहे हो अगर वो 50% ज्यादा चांस है, उम्मीद पे फायदा नहीं रिकॉर्ड होता। फायदा तो तभी रिकॉर्ड करते हैं जो एक्चुअली में होता है, ठीक है ना। तो हम उम्मीद पे फायदा रिकॉर्ड नहीं करते। ये हमारी ना बेसिक बात हमें स्टैंडर्ड ने लिखी जरूर, पर इसकी चर्चा यहाँ डिटेल नहीं है, और आप देखेंगे इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे यहाँ। जो मेरा मेन पार्ट है अब मैं उस पर जाता हूं, वो ध्यान से सुनना। कैन आई मूव टू द मेन पार्ट? यस। अब उसके लिए मेरे साथ सही बच्चों ने एक एग्जाम्पल देखना है, नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मेरे साथ समझ लेना, समझ लेना। वो कहता है हमारा साल शुरू हो रहा है बेटा वही 1 अप्रैल 23 को, खत्म हो रहा है 31 मार्च 24 को। मैंने 1 अगस्त को सेल करी थी 5 लाख की, पेमेंट ड्यू थी 31 दिसंबर को। नाउ 31 मार्च को, 31 मार्च को मैंने जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई और बैलेंस शीट बनाई, तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि पार्टी ना 1 लाख रुपए तो नहीं दे पाएगी, मतलब उसके हालात दिक्कत चल रहे हैं, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है पार्टी को। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मेरे को लग रहा है यार 1 लाख रुपए की प्रोबेबिलिटी है कि वो नहीं दे पाएगा, उसका 50% चांस है। तो मैंने क्या बना दी, मैंने प्रोविजन बना दी 1 लाख की, और मैंने बैलेंस शीट में फिर कैसे प्रेजेंट करा, डेटर 5 लाख माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1 लाख। तो कितना हो गया, 4 लाख। ये मैंने एक बार दिखा दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 लाख रुपए तक जो है वो मुझे पैसे नहीं देगा, उसको दिक्कत चल रही है, मतलब 1 लाख के नुकसान होने की संभावना 50% ज्यादा है। ये किसने बोला अभी तक बात, ये हमारे वो कंटीजेंसी वाले नियम ने बोला कि भाई आपको लग रहा है कि यार 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे और इसकी प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा है, तो आपने प्रोविजन बना दी 1 लाख की, आपने प्रोविजन बना दी 1 लाख की, ठीक है। सच्ची सच्ची मुझे बताना 31 मार्च की जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च की शाम को ही फाइनल होती है क्या? सोच के बताओ सही बच्चे, क्या 31 मार्च की बैलेंस शीट 31 मार्च की रात को ही फाइनल होती है, साइन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। कंपनियों के अंदर कोई भी व्यक्ति कंपनी का नहीं जाएगा आज अपने घर जब तक बैलेंस शीट फाइनल नहीं हो जाएगी। नहीं बेटा, समय लगता है, कई बार वो चीजों को कंप्लीट होने में समय लगता है। इवन आप खुद देखते हैं कि आपके अलग अलग जो देश में कानून है वो आपको समय दे रहे हैं। आप इनकम टैक्स में पढ़ते हैं 31 जुलाई तक का टाइम है, 30 सितंबर तक का टाइम है। आप बैलेंस शीट कब की फाइनल कर रहे हो, रिटर्न कब की भर रहे हो, पिछले साल की टाइम आपको कब तक मिल रहा है, जुलाई तक का, सितंबर तक का। भाई डाटा को कंपाइल करने में समय लगता है, बना कब तक ही रहोगे, 31 मार्च तक की, पर देने में समय दिया जाता है आपको, आपको समय दिया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। आप जब कंपनी लॉ में पढ़ते हैं तो एनुअल जनरल मीटिंग के लिए आपको 6 महीने दिए जाते हैं काइंड ऑफ। तो आप देखते हैं ना कंपनीज को तो प्राइमरीली 6 महीने का समय दिया जाता है, सितंबर तक का टाइम दिया जाता है कि तुम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर आरओसी में आप सबमिट करते हो अपनी तरफ से वो सारी चीजें, तो वो टाइम लगता है, एक टाइम लगता है, ठीक है ना। तो अब मैं कहता हूं कि यहां पर जाके लेट से 25 जून को अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो रहा है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब एक्चुअली में मतलब 2-3 महीने लग गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किसमें करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करने में, मतलब वो किताबें फाइनल करने में। अब वो फाइनली इस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स साइन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, साइन करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अपनी तरफ से साइन करेंगे। कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। हाँ, वो कौन से साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कर रहे हैं साइन,
वो कौन से साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन कर रहे हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो एक्चुअली एज अ प्रोसेस यू विल सी, जब आप कंपनी लॉ ऑडिटिंग के सब्जेक्ट सारे पढ़ते हैं, तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी तरफ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव करते हैं, फिर वो ऑडिटर को देते हैं, फिर इसके बाद की ऑडिटर की एक प्रकार से डेट आती है, वो अपना करता है, फिर वो एजीएम के अंदर में पब्लिश होता है। तो देयर इज अ प्रोसेस विच गोज। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव करे। नाउ अब जब साल खत्म हुआ तब से लेके इसके बीच में समय है। आप देखेंगे तो 31 मार्च 24 से 25 जून के बीच में समय आ गया, ऑलमोस्ट 3 महीने का टाइम है। नो इस दौरान में हम कह रहे हैं कि कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ घटनाएं हो रही हैं, कुछ इवेंट्स हो रही हैं, एंड विच आर सिग्निफिकेंट मटीरियल। हम कहते हैं कि लेट से 15 मई को ये डेटर एक्चुअली में, आपको पता है, इंसॉल्वेंट हो गया था। आपको पता है 15 मई को मेरे को बड़ी दुख से बताना पड़ रहा है कि जिसको मैंने ये माल बेचा था, जिसके हालात खराब चल रहे थे, वो एक्चुअली में 15 मई को इंसॉल्वेंट हो गया। ही इज बैड डेट, उसे कुछ नहीं मिलेगा, वो बैड डेट हो गया जी। अब थोड़ा एक प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करना। प्रॉब्लम क्या हो रही है? जब मैं 31 मार्च को अपनी किताबें बंद करी थी तो मुझे लग रहा था अच्छा थोड़ी दिक्कत है भैया, ऐसे है। वो क्या पहुंच गया सर 23-24 कैसे हुआ? अभी तो ईयर कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? हो तो गया लायक, कैसी बातें कर रहे हो? 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 से साल तो था, ये हो गया खत्म। यहां पे शिवांश बेटा क्या हो गया? ये 1 अप्रैल 23 था, ये 31 मार्च 24 थी, ये हमारी बैलेंस शीट इस दिन बना रहे हैं की बात कर रहे थे हम नॉर्मल, पर ये फाइनल कब अप्रूव हो रही है? इस दिन हो रही है 23-24 की। साल भर में कैसी बातें होगी सुबह सुबह? हाँ। अब बेटा एक प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने 31 मार्च को एक बार टेंटेटिवली मैं सोच रहा था, तो मुझे लग रहा था उसको दिक्कत हो रही है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम उसकी खराब है, तो मैंने अल्टीमेटली प्रोविजन बना दी बैड डेट की 1 लाख की। अब मैं जब 25 जून को डायरेक्टर साइन करने जा रहे हैं, डायरेक्टर देखो, डायरेक्टर्स को महसूस करो, वो साइन कर रहे हैं, वो 31 मार्च 24 की बैलेंस शीट को साइन कर रहे हैं, 31 मार्च 24 की बैलेंस शीट को साइन कर रहे हैं। और उस बैलेंस शीट में क्या लिखा हुआ है? डेटर 5 लाख, प्रोविजन 1 लाख और नेट डेटर 4 लाख। पर वो साइन करने से पहले उनके हाथ रुक रहे हैं, क्या उनको पता चल चुका है कि ये तो बेचारा इंसॉल्वेंट ही हो गया? जिस दिन वो साइन करने जा रहे 31 मार्च की बैलेंस शीट, क्या उन्हें उस समय तक ये पता चल गया कि ये तो एक्चुअली में इंसॉल्वेंट हो गया? अब क्या आपको नहीं लगता अगर वो 1 लाख की प्रोविजन दिखा रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली जब उनको पता ही चल गया कि पार्टी ने पैसे दिए ही नहीं, तो उन्हें अपनी किताबें सही करनी चाहिए, सर लगता तो है कि किताबें सही करो, क्योंकि हमें पता चल गया वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसके हालात तब दिख रहे थे, इंसॉल्वेंट हो गया वो, तो अपनी किताबें ठीक करो ना। मतलब आपको जब पता चली गया है तो आप 31 मार्च की जो चीज है उसको सही करके दिखाओ। तो यहां पर मैं बेटा, हमें अब स्टैंडर्ड क्या कहने जा रहा है प्लीज समझना, क्योंकि वर्ड्स को मैं जिस तरीके से आपके दिमाग में डालूंगा प्लीज उस चीज को समझना। बेटा वो एक्चुअली में बैड डेट इस दिन हुआ है 15 मई को, ध्यान से समझो। हमें कहते हैं कि जो ये इवेंट्स होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। इस दौरान जो कुछ घटनाएं हो रही है वो 2 प्रकार की होती है।
एक होती है एडजस्टिंग, एक होती है नॉन एडजस्टिंग। एक होती है एडजस्टिंग, एक होती है नॉन एडजस्टिंग। तो मतलब क्या है बेटा? एडजस्टिंग इवेंट्स का मतलब होता है इफेक्ट लेना है। बुक्स ठीक करो। बट वो ये कहता है, ध्यान से सुनते चलिए, ध्यान सुनते चलिए मेरी बात को। आप बच्चों के दिमाग में बहुत सारे भी खाली पुलाव चलते जा रहे हैं, सुनते जाओ। वो कहते हैं इसको होने के लिए दो चीजें हैं। पहला, सिचुएशन कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट, और एक है एडिशनल एविडेंस ऑब्टेन्ड। कहता है अगर ये दो चीजें पूरी होगी तो जो साल खत्म होने से लेके अप्रूवल के बीच में कुछ ऐसी घटना हुई तो हम उससे किताबों को ठीक करेंगे। मतलब कि अब मैं अपनी जो बैलेंस शीट बनाऊंगा 31 मार्च 24 की नाम की ही, 31 मार्च 24 की ही नाम की। मैं उस बैलेंस शीट में डेटर दिखाऊंगा 5 लाख और प्रोविजन भी दिखाऊंगा 5 लाख। मैं डेटर 5 लाख और प्रोविजन 5 लाख करके नेट डेटर नील कर दूंगा। क्या मैंने ये बोला, ध्यान से सुनना, कि मैं बैड डेट रिकॉर्ड कर लूंगा? नहीं, प्लीज समझने की कोशिश करना। देखो वो बैड डेट तो कब हो रहा है? एक्चुअली में 15 मई को ही हो रहा है। मैं सिर्फ अपनी किताबों को सही कर रहा हूं क्योंकि मेरे को पता चल गया कि भैया वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो किताबों में इफेक्ट तो उसका सही लूं। और दूसरी चीज जो बच्चे को लगता है कि सर अगर आप 25 जून तक, तो बहुत कुछ हो रहा है, मैंने माल खरीदा भी होगा, मैंने माल बेचा भी होगा, मैंने सैलरी भी पे करी होगी, मैंने बिजली का बिल भी पे किया होगा इस 2 महीने 25 दिन के अंदर में, क्या मैं सबकी एंट्री का इफेक्ट ले लूं? अरे मुन्ना, जाग जरा जाग। अगर मैं आपको यह बोलने बैठ गया कि आप 25 जून तक में जो भी बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस हो रही है, अगर आपकी सारी एंट्रीज का इफेक्ट आप लेना शुरू कर दोगे तो फिर तो वो बैलेंस शीट 31 मार्च की थोड़ी ना हुई, वो तो बैलेंस शीट आपकी 25 जून की हो गई। मैंने ये थोड़ी ना बोला है कि इस 2.5-3 महीने में जो भी काम हो रहा है उन सबका इफेक्ट लेना है। नो 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 नो, मैं ट्रांजैक्शंस की बातें थोड़ी ना कर रहा हूं। मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा हुआ इस दौरान में, कुछ ऐसा हुआ इस दौरान में जिसके लिए 31 मार्च को पहले से कुछ एग्जिस्ट कर रहा था। 31 मार्च को हालात पहले से दिख रहे थे, कुछ सिचुएशन कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, उसकी मुझे बाद में कंफर्मेशन हो गई। अब तो मैं 31 मार्च की जो चीज थी उसको करेक्ट दिखाने जा रहा हूं। नहीं तो मेरी तो बैलेंस शीट 25 जून की हो जाएगी भैया, वो बैलेंस शीट 31 मार्च की थोड़ी ना रही। अगर मैं हर जो चीज हो रही है साल खत्म होने से लेकर 25 जून के बीच में, अगर मैं हर चीज के एंट्री का इफेक्ट तभी लेने शुरू करता हूं, बैलेंस शीट तो 25 जून की बन जाएगी। हमें स्टैंडर्ड कहता है कि कोई सिचुएशन, कोई हालात आपके पास में 31 मार्च को पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, कुछ कंडीशन सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही थी और बाद में उसका एडिशनल एविडेंस मिल गया, तो आप अपनी किताबों को 31 मार्च को ही सही कर दीजिए। इसे हम बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट। इसे क्या बोलते हैं बेटा? एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट का मतलब होता है, एडजस्टिंग इवेंट का मतलब होता है जिसका हमने एंट्री का इफेक्ट डालना है, जिसे एडजस्ट करना है। तो मैं अपनी ये बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगा
मैं अपनी अब ये फाइनल बैलेंस शीट बनाऊंगा। तो हमारे पास में हम करेक्ट बैलेंस शीट डिस्क्लोज करेंगे, अब करेक्ट दिखाएंगे बैलेंस, क्योंकि मुझे पता चल गया वो इंसॉल्वेंट हो गया। सर अगर वो इंसॉल्वेंट ना हुआ होता, बच्चे को डाउट आता है, सर अगर वो इंसॉल्वेंट ही ना हुआ होता इस 15 मई को, तो बेटा फिर तो 25 जून को कुछ हुआ ही नहीं, फिर तो जो आपने अपना सोचा पड़ा उसके हिसाब से आप 1 लाख ही प्रोविजन करेंगे। अब वो अगर 25 जून के बाद इंसॉल्वेंट हो रहे तो वो तो अगली बार होगा, ठीक है ना बात। तो वो चीज आ रही है, तो वो चीज आ रही है। और अगर उसके जो हालात खराब हो रहे हैं वही साल के खत्म होने के बाद हो रहे, फिर मैं कुछ ना करता, क्योंकि कुछ ना कुछ सिचुएशन कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, कुछ ना कुछ सिचुएशन कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए थी। कौन सी तारीख को? 31 मार्च को, जिसका फैसला बाद में आया, जिसका फैसला बाद में हुआ। तो उसने दो चीजें बोली, दो चीजें क्या बोली एडजस्टिंग इवेंट के लिए? कहता है जिसकी सिचुएशन कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, मैंने माल बेचा था, पैसे ड्यू हो गए थे, उसके हालात खराब है, उसके हालात खराब चल रहे हैं, तो सिचुएशन कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, और बाद में वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो एडिशनल एविडेंस उस बात का मिल गया। तो कहता है एडजस्टिंग बना के आप अपनी किताबें सही कर दो, आप अपनी किताबें सही कर दो, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, पूरे के पूरे पैसे ही नहीं मिलेंगे। तो 5 लाख मेरा पैसे नहीं मिलने, 5 लाख के 5 लाख वो लेके डूब गया, तो 5 लाख की प्रोविजन बनाऊंगा। तो मैं अपनी 31 मार्च की जो बैलेंस शीट अब साइन करूंगा इस तारीख को, उस दिन उसमें 5 लाख माइनस 5 लाख करूंगा। क्यों? क्योंकि 15 मई को वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो जब मैं साइन करने जा रहा हूं तो वो चीज है, ठीक है ना। अगर वो इंसॉल्वेंट ना होता तो बेटा मैं बस 25 जून को देखता कि उसके हिसाब से मेरे को कितनी चीज है। 31 मार्च को सिचुएशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। मैं सिंपल सा एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो 10 फरवरी को कोर्ट केस फाइल हुआ आपके अगेंस्ट में, कोर्ट केस फाइल हुआ आपके अगेंस्ट में, और किसी ने आपसे डिमांड मांगी है, किसी ने आपके अगेंस्ट में कोर्ट केस फाइल किया, 2 लाख रुपए आपके ऊपर बोला है, 2 लाख रुपए दो मार्को, तुम्हारा प्रोडक्ट खराब निकला, तुम्हारा प्रोडक्ट खराब निकला। अब 31 मार्च तक कोर्ट का केस चल रहा है, अभी नहीं पता क्या फैसला होगा, हमें नहीं लगता, हमें लग रहा है नॉर्मल है, चल रहा है, चलन दो, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे। तो मैं 31 मार्च को कोर्ट केस चालू हो चुका है, अब मैं कहता हूं 15 मई को केस लॉस्ट, केस हार गए। क्या 25 जून से पहले पता चल चुका है कि बैंड बच चुका है? हाँ, तो दोनों चीजें आ गई। अब दोनों चीजें क्या है, दोनों चीजें क्या है? पहला, क्या 31 मार्च को कोई कंडीशन सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही थी, कोई कंटीजेंसी थी? हाँ, कोर्ट का केस चल चुका था, शुरू हो चुका था कोर्ट का केस। सेकंड, क्या बाद में कुछ एविडेंस मिला जिसने उसको पक्का कर दिया? हाँ, कोर्ट का केस हार गया। तो कहते हैं 31 मार्च को ही अब प्रोविजन बना दो उसकी, नुकसान की अपनी। तो आप लॉस अपना 31 मार्च में क्रिएट कर लो, क्योंकि जो चीज उस समय एग्जिस्ट कर रही थी उसका कंफर्मेशन मिल गया हमें साइन करने से पहले तक। अगर कोर्ट का केस फाइल ही मैं बाद में करता तो, अगर मैं कोर्ट का केस फाइल ही बाद में करता तो फिर थोड़ी ना कुछ 31 मार्च को एग्जिस्ट कर रहा, फिर तुम 31 मार्च की बैलेंस शीट को क्यों छेड़ रहे हो? या अगर बाद में भी जजमेंट अभी तक नहीं आई होती तो कुछ नहीं है फिर तो कहने का मतलब क्या, कुछ 31 मार्च को पहले से एग्जिस्ट कर रहा है कोई सिचुएशन कंडीशन, और जिसका बाद में एडिशनल एविडेंस मिला, तो उस केस के अंदर में हमें एडजस्टिंग इवेंट आपके पास मानने की बात होनी है। ऑब्वियसली हमारे पास जो मटेरियल सिग्निफिकेंट है उनकी बात हो रही है। नॉन एडजस्टिंग कौन से होते हैं? कहते हैं नॉन एडजस्टिंग वो है जिनका कोई इफेक्ट नहीं लेना। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल क्या है? जनरल रूल है नो इफेक्ट। तो आपको इसका कोई इफेक्ट नहीं करना, जनरल रूल ये है।
अगर मेरे पास में जनरल रूल ये है कि हम ये कह रहे हैं नॉन एडजस्टिंग वो है कुछ भी ऐसा हुआ जिसका फर्क नहीं पड़ता था, मैंने कोई अपना फिक्स एसेट बेचा, बेचा ही बाद में है, मैंने कोई फिक्स एसेट खरीदा है, एकदम से ही कोई कोर्ट का केस आपके पास अभी आया, अभी हार गए, मतलब इस 31 मार्च को कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा और इस 2-3 महीने में कुछ ऐसा हो रहा है, 2-3 महीने में कुछ ऐसा हो रहा है, तो मेरे को इसका तो नहीं कि उसका भी इफेक्ट लेना है। या 31 मार्च को कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है पर उसका कोई एविडेंस ही नहीं मिला, तो बेसिकली हमने नो इफेक्ट, उसका कुछ नॉन एडजस्टिंग का मतलब है जिसका कोई इफेक्ट नहीं देना। पर इसमें कहता है इफ वो सिग्निफिकेंट है, कोई मेटीरियल इंफॉर्मेशन है, तो ध्यान से सुनो, तो आपने डिस्क्लोजर देना है इन रिपोर्ट ऑफ बीओडी। क्या बोलता है? डिस्क्लोजर देना है रिपोर्ट ऑफ बीओडी, किसका? अगर वो मटेरियल है, आपने एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने की डील कर ली, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने की डील कर ली, करी कब? अगले साल, करी कब? इस दौरान में। क्या आप सच्ची सच्ची अपने यूजर्स को यह बात बताना चाहते हो कि हमने बहुत बड़ी कोई प्रॉपर्टी की डील करी, हमने बहुत बड़ी अपने पास प्रॉपर्टी की डील करी, आप बहुत बड़ा कोई कोर्ट का केस हार गए, बच्चे ने लिखा सर हम कोर्ट का केस हुआ इस समय चालू, इसी समय हार भी गए, चालू भी अभी हुआ, हार भी इसी समय गए, तो दीज आर एक सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मैं ये नहीं कह रहा इसकी एंट्री 31 मार्च में लो कि इसकी बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट लो, पर ये ऐसी इंफॉर्मेशन है, ये बाय डेफिनेशन तो नॉन एडजस्टिंग है, इसकी कोई एंट्री नहीं डालूंगा, इसकी कोई एंट्री नहीं डालूंगा, पर ये यूजर के डिसीजन को फर्क डालती है, यूजर को इसके बारे में पता होना चाहिए, यूजर को इसके बारे में पता होना चाहिए, हमें ऐसा लगता है ये मटेरियल है, ये सिग्निफिकेंट है, तो एटलीस्ट उसका क्या करो, डिस्क्लोजर दे दो इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में बता दो कि इस 2-2.5 महीने में ऐसा कुछ हुआ है। भाई अगले साल क्यों बताएंगे, अब हो तो गया, इंपॉर्टेंट है तो अपडेट कर दो ना भाई, यूजर्स को अपडेट तो कर दो ना, 2-2.5 महीने में वो चीज हो तो गई ना, इस 2-2.5 महीने में कुछ हो गई ऐसी घटना जो उनको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, तो क्यों नहीं अगले साल बताएंगे, जाके अभी बता देते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि एंट्री डालो बेटा, क्योंकि अगर हर चीज की एंट्री ही डालना चालू कर दोगे, मैं फिर से बोलूंगा, बच्चों को वहम होता है, अगर हर चीज की एंट्री डालनी चालू कर दोगे तो उस केस के अंदर में तो बैलेंस शीट आपकी 31 मार्च की थोड़ी ना रही, वो तो 25 जून की बन जाएगी, ठीक है ना। तो उसकी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, 31 मार्च में ही जो चीज एग्जिस्ट कर रही होती है उसी के बारे में बात करेंगे। शिवांश कह रहे 2 लाख ड्यू फ्रॉम, तो बेटा डेटर ही 2 लाख होगा, 3 लाख ड्यू नेक्स्ट ईयर है, वो तो आपके पास कब हो रहा है, ड्यू कब हो रहा है, बाद में हो रहा है, तो आपने आधे अधूरे करे हैं, तो आप ये बताएंगे 31 मार्च को आप कितने के लिए आपको हालात खराब लग रहे थे, उसके हिसाब से आप देखेंगे। और अगर आपको पता चल चुका है और हालात खराब उसके भी लग ही रहे थे पहले से, तो प्रोविजन उसमें पूरे की बना देंगे, सिंपल सी बात है। बच्चा कह रहा है सर इंस्टॉलमेंट नहीं हुआ पर 15 मई को लग रहा है कि अब 2 लाख नहीं मिलेंगे, तो आप अपडेट तो कर देंगे ना, पर उसके लिए आपके पास वो जो एविडेंस है 2 लाख के लिए, तुक्का मार रहे हो कि कोई ना कोई एविडेंस होगा, एविडेंस होगा ना, तो आप 2 लाख की प्रोविजन ठीक कर देंगे, ये एविडेंस मिला होगा जिसके बेस पे ही कर रहे हो, तो आप अपने पास अपडेट कर देंगे। वही वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा हुआ, कोई कंडीशन एग्जिस्ट पहले से कर रही थी और जो कुछ ऐसा हुआ जिससे अब लग रहा है कि हमारे पास वो होगा, अब मुझे लग रहा है 2 लाख नहीं मिलेंगे तो 2 लाख प्रोविजन कर दूंगा। बेटा नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में दोबारा से कैसे आ जाएगी, आप सिर्फ डिस्क्लोजर दे रहे हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में, इससे इंफॉर्मेशन कैसे आ गई? और ये तो आपने प्रोविजन अपनी करी है, तो जब आप होगा तो आप एक्चुअल बैड डेट रिकॉर्ड करके, तो लॉस अगले साल नहीं रिकॉर्ड होगा, इसके होने से क्या हो रहा है, लॉस पिछले साल ही सारा रिकॉर्ड हो गया प्रोविजन पूरी बनाने से,
तो एक्चुअल बैड डेट होने पे थोड़ी ना लॉस दोबारा रिकॉर्ड हो जाएगा, दो बार थोड़ा ना रिकॉर्ड करते हो, प्रोविजन बनाते समय भी एक्चुअल में भी। डिविडेंड की चर्चा मेरी अलग से होगी, तो शिवम बेटा अपना डाउट अभी छोड़ दो, डिविडेंड की चर्चा ही अलग से होगी, ठीक है। चलो अभी मेरे को आप लोगों को कुछ चीजें बताने दीजिए, मैं एक बार डेफिनेशन वगैरह पढ़ देता हूं बेटा। एक वर्ड आ रहा है हमारा यहाँ पे, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट को ध्यान से सुनते जाएंगे मेरी बात में जो है। कहते हैं वो सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, अहम ऐसे इवेंट्स है। इवेंट्स मतलब कुछ ऐसी घटनाएं, इवेंट्स मतलब कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो फेवरेबल है चाहे वो अनफेवरेबल है, मतलब चाहे उस समय फायदा हो रहा है चाहे हमें नुकसान हो रहा है। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ फायदे को रिकॉर्ड करना है, नुकसान को नहीं करना, या सिर्फ नुकसान को करना फायदे को नहीं करना, कुछ भी हो सकता है। इट कैन रिजल्ट इन टू फायदा, इट कैन रिजल्ट इन टू लॉस, ठीक है। दैट अकर बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ कंपनी एंड कॉरेस्पॉन्डिंग अथॉरिटी इन केस ऑफ अनअथॉरिटी। तो ये हमारी डेफिनेशन किसकी है, ये हमारी डेफिनेशन बेटा है किसकी, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट बोलता है कि जो भी घटनाएं हमारी कब से कब के बीच में हो रही है बेटा। ये हमारा साल शुरू हुआ था 1 अप्रैल 23 को, ये हमारा खत्म हुआ 31 मार्च 24 को, और ये हमारा लेट से 25 जून को अप्रूवल हो रहा है बाय बीओडी। तो कहता है इस दौरान में जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी हमारी सिग्निफिकेंट इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे उनसे कुछ फायदा होगा चाहे नुकसान होगा, उन सबको हम क्या बोल रहे हैं, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। जो वर्ड क्या है, स्टैंडर्ड का नाम क्या है, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट की डेफिनेशन क्या है, जो घटनाएं साल खत्म होने के बाद और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल से पहले, जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव करी जा रही है उसके बीच में हो रही है, उन्हें हम बोलते हैं, चाहे उससे फायदा होगा चाहे नुकसान होगा, उसे हम बोलते हैं इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। और जो इवेंट्स इस डेट के बाद होंगे उसे हम नहीं कवर कर रहे, वो हमारे स्कोप से बाहर है। दीज आर नॉट द इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट का मतलब क्या है, सिर्फ साल खत्म होने से लेके बैलेंस शीट डेट के बाद से लेके कट ऑफ पॉइंट क्या है, कट ऑफ क्या है, कट ऑफ है अप्रूवल बाय बीओडी, अप्रूवल बाय बीओडी तक, तब तक के बीच में जो हो रहा है वो इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है। अब वो कहता है कि ये जो इवेंट्स है वो दो प्रकार के होते हैं। एएस नंबर है 4, एएस नंबर है 4, पैरा नंबर है 8। एक ही पैरा नंबर है पूरे स्टैंडर्ड में, कुछ भी क्वेश्चन है पैरा 8 है, कुछ भी क्वेश्चन है पैरा 8 है। तो पैरा नंबर 8 आपको बताता है, तो वो क्या है, कहता है दो प्रकार के इवेंट्स होते हैं, एक एडजस्टिंग एक नॉन एडजस्टिंग। तो जो भी ये घटनाएं हो रही है इनको अब दो हिस्सों में डाला, एक एडजस्टिंग एक नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग का मतलब है जिसका इफेक्ट ले लेंगे, जिसके में 31 मार्च की बैलेंस शीट को ठीक कर देंगे। नॉन एडजस्टिंग होगा जिसका इफेक्ट नहीं लेंगे, नाम से ही पता चल रहा है। एडजस्टिंग मतलब जिसका एडजस्टमेंट करेंगे, नॉन एडजस्टिंग जिसका एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। डेफिनेशन वर्ड से पता चल रहा है। तो जो घटनाएं हो रही है उसे दो हिस्सों में डाला गया है। एडजस्टिंग क्या है, जो प्रोवाइड करती है फर्दर या एडिशनल एविडेंस, जो एविडेंस मिल रहा है किसका, ऑफ द कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट। तो दो इसकी कंडीशंस है पूरी होने के लिए। एडजस्टिंग कब होगा, एडजस्टिंग कब होगा, एडजस्टिंग वो होगा जब कोई कंडीशन सिचुएशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट कर रही थी और बाद में उसका एडिशनल एविडेंस भी मिल गया, तो दोनों चीजें पूरी हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी, एडजस्टिंग हो जाएगी, वो एडजस्टिंग हो जाएगी। तो इसकी हमें एडजस्टमेंट करनी होती है एसेट लायबिलिटीज की बैलेंस शीट डेट पे, तो हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। एग्जांपल जैसे अभी हमने लिया, एडजस्टमेंट में बी मेड फॉर लॉस ऑन ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट जो कंफर्म हुआ कस्टमर की इंसॉल्वेंसी से। तो हमने डेटर का नुकसान की प्रोविजन अपने पास जो लॉस है उसकी बात करें, क्योंकि वो बाद में इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है ना। नॉन एडजस्टिंग क्या है, नॉन एडजस्टिंग है जो सिर्फ इंडिकेटिव है ऑफ द कंडीशंस, जो हो ही कब रही है सब्सिक्वेंट टू द बैलेंस शीट डेट। कुछ ऐसी चीजें विच डू नॉट रिलेट टू द कंडीशन एग्जिस्टिंग एट द बैलेंस शीट डेट, तो बाद में ही हो रहा है, कुछ बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, या कोई सब्सटेंशियल कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी,
कोई कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, कोई कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो बाद में हुआ। तो ये थोड़ी ना कि बाद में जो भी होगा हर चीज का इफेक्ट लेना है, ठीक है ना। तो यहां पर में आ रहा है कुछ ऐसा हो रहा है जिसके लिए बैलेंस शीट डेट पे कोई एग्जिस्टेंट कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो वो नॉन एडजस्टिंग है। तो कहता है इसकी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगी, नो एडजस्टमेंट ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्योंकि अगर आप हर उस चीज की इफेक्ट लेना शुरू कर दोगे फिर तो बैलेंस शीट 25 जून की हो गई ना यार। मैं हर चीज की एंट्री थोड़ा ना डालने को कह रहा हूं, मैं तो एडजस्टिंग ही डालने को कह रहा हूं, नॉन एडजस्टिंग का नहीं करेंगे। पर एक नीचे नोट दिया हुआ है, ये देखो नोट, नोट क्या है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स मे बी ऑफ सच सिग्निफिकेंस, वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, दैट दे मे रिक्वायर डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। तो उनका डिस्क्लोजर दिया जा सकता है, दैट इज रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टू इनेबल द यूजर्स टू मेक प्रॉपर इवेल्युएशन एंड डिसीजन। तो कुछ ऐसा हो सकता है, वो इतने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि एटलीस्ट चलो यूजर्स को बता दिया जाए उसके बारे में, तो उनका डिस्क्लोजर दे देंगे। क्या हर नॉन एडजस्टिंग इवेंट का डिस्क्लोजर देना है? द आंसर इज नो। सिर्फ जो सिग्निफिकेंट है, सिर्फ जो सिग्निफिकेंट है उसका हमें डिस्क्लोजर देना होगा, उसका हमें डिस्क्लोजर देना होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल, कोई मटेरियल चेंजेस एंड कमिटमेंट्स जो फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करते हैं, आपके बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा कुछ फायदा हो गया, कोई भी चीज है, आपने कोई डील क्रैक कर ली, जो आपको लगता है चीज आती है। और ये बातें आपको आपके कंपनी लॉ में, जब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट की बात है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आप कंपोनेंट्स पढ़ते हैं उसमें भी ये बात आती है, ठीक है ना, वहां पे भी आते हैं। तो जो सिग्निफिकेंट है उन्हें उसका डिस्क्लोजर देना है, ठीक है ना, तो वो चीज आती है। एग्जाम्पल जैसे क्या एक लिखा हुआ है, कोई ऑर्डिनरी डिक्लाइन हुआ मार्केट वैल्यू में इन्वेस्टमेंट्स की बैलेंस शीट डेट से लेके और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव करी गई, उसका कोई आपके पास में एडजस्टमेंट, क्योंकि मार्केट वैल्यू गिर गई इन्वेस्टमेंट्स की, पहले 1 लाख थी अब रहेगी भैया 90,000 80,000, तो कोई दिक्कत की बात नहीं भैया, तो चलता ही रहेगा। पर अगर वो भी सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट है तो उसका डिस्क्लोजर देंगे, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट है तो देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, अब मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन की बात करना चाहता हूं, पहले ध्यान सुनते जाओ। और प्लीज आप लोग अपने रैंडम क्वेश्चंस को बेटा भी प्लीज बंद कर देंगे, क्योंकि आप लोगों के साथ में क्या है कि जो टॉपिक है उससे हम हटा के बाकी सारी चीजें पूछते रहते हैं। तो अभी मेरे साथ प्लीज इस टॉपिक पे आ जाएं जरा, ठीक है ना, तो जरा सुनते रहे, ठीक है ना। वो कहता है एमएसी लिमिटेड कुड नॉट रिकवर एन अमाउंट ऑफ 8 लाख फ्रॉम अ डेटर। एमएसी लिमिटेड को 8 लाख रुपए डेटर से नहीं मिले। कंपनी इज अवेयर दैट द डेटर इज इन ग्रेट फाइनेंशियल डिफिकल्टी। कंपनी को पता है कि जो डेटर है वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी में, मतलब उसकी दिक्कत चल रही है। अकाउंट जो है इस साल के फाइनलाइज करे हमने, प्रोविजन बनाई 25% की, जो हमें लगता है। तो हमने इस साल जब फाइनल अकाउंट जो है उसकी बात करी, कि यहां पर में 25% की हमने एक बार प्रोविजन बना दी, ठीक है ना। मई 20 में जाके डेटर बैंक करप्ट हो गया और अब कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमने एक बार तो प्रोविजन 25% बनाई, हमें लग रहा था हालात खराब है, तो 25% की बना दी प्रोविजन, और अब वो पक्का हो गया, डेटर इंसॉल्वेंट हो गया जी। यही हमने एग्जांपल भी लिया था। डू यू एडवाइज द कंपनी कि वो सारे लॉस की प्रोविजन बना दे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च? क्या उन्हें सारे की प्रोविजन बना देनी चाहिए? तो बेटा मेरे को सबसे पहले क्या लिखना है, डेफिनेशन ऑफ एडजस्टिंग इवेंट। मैं पॉइंटर्स आपको बता रहा हूं। तो डेफिनेशन क्या है, वो यही है, सिंपल पैरा, कि एज पर पैरा 8 ऑफ AS4 एडजस्टिंग इवेंट्स आर दोज विच प्रोवाइड एडिशनल एविडेंस ऑफ द कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट। तो एडजस्टमेंट टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं एडिशनल एविडेंस ऑफ द कंडीशन रिलेटिंग टू बैलेंस शीट डेट, ठीक है ना। तो हमने उसका इफेक्ट देना, तो हमने डेफिनेशन, फिर हमने बस दो चीजें बतानी है। वी हैव टू मेंशन ओनली 2 थिंग्स। फर्स्ट, कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट। ये आपको दो चीजें पता होनी चाहिए हर केस में, अगर वो एडजस्टिंग है। कंडीशन एग्जिस्टिंग क्या है? कि डेटर इन ग्रेट फाइनेंशियल डिफिकल्टी।
तो डेटर जो है फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है। और सेकंड क्या है, एडिशनल एविडेंस क्या मिला? सेकंड क्या एडिशनल एविडेंस क्या मिला? दैट इज बैंकरप्सी। बैंकरप्सी। तो अल्टीमेटली क्या है, अगर ये दोनों चीजें पूरी होगी, क्या कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी बैलेंस शीट पे कि हाँ उसके हालात खराब चल रहे थे, और एडिशनल एविडेंस क्या मिला कि भैया वो बैंक करप्ट हो गया, तो हम उस केस में कर देंगे। बट इस क्वेश्चन में मैं एक छोटी सी अजम्पशन ले रहा हूं, मुझे बताओ क्या, इंस्टीट्यूट ने लिखी नहीं पर मैं बोल रहा हूं। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी अजम्पशन पता है क्या ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, वो कॉमन सेंस की बात है कि जिस दिन वो इंसॉल्वेंट हुआ तब तक अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव नहीं करी बीओडी ने, तब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव नहीं करी बीओडी ने, क्योंकि अगर तब तक वो अप्रूव कर ही चुके हैं फिर तो लफड़ा ही खत्म, फिर तो मुद्दा ही नहीं आएगा ना स्टैंडर्ड का। यानी कि मई तक अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव नहीं हुई, ऑब्वियसली तभी तो रेलिवेंस आएगा क्वेश्चन का, वरना रेलिवेंस कैसे आ जाएगा? तब रेलिवेंस कैसे आएगा? उसने डेट नहीं बताई ना, तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो कंपनी वॉज अवेयर कि डेटर वॉज इन ग्रेट फाइनेंशियल डिफिकल्टी। बैंक करप्सी जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो यहां पर मैं कंपनीज एडवाइस, तो कंक्लूजन क्या है फाइनली, कंपनीज एडवाइस टू प्रोवाइड फॉर द इंटायर 8 लाख। तो कंपनी को पूरी 8 लाख की प्रोविजन बना देनी चाहिए। तो कंक्लूजन ये है, कंपनीज एडवाइस टू प्रोवाइड फॉर द इंटायर अमाउंट ऑफ 8 लाख। ये एडजस्टिंग इवेंट हो गया, क्या हो गया, एडजस्टिंग इवेंट हो गया। तो वो आपका क्वेश्चन इजी तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। अगले को देखो, मेन बस आपके लिए बेटा जो जगह मैंने खाली छोड़ी हुई है वहां पे वही पॉइंटर से आपको पता होना चाहिए क्या क्या आने हैं। एक्स लिमिटेड ने थेफ्ट ऑफ कैश ऑफ 5 लाख बाय द कैशियर इन जनवरी 20 वॉज डिटेक्टेड इन मई 20। तो चोरी करी जनवरी में, चोरी करी जनवरी में, डिटेक्शन हो गया उसका कब, डिटेक्शन कब हुआ, मई में। गौरी कह रही है तो उसको नेक्स्ट ईयर क्यों नहीं करते? बेटा नेक्स्ट ईयर जो है वो तो एक्चुअल हम प्रोविजन सही बना रहे हैं ना, यही तो स्टैंडर्ड कह रहे हैं, जब पता चल गया तो किताबें सही करो ना, जो नेक्स्ट ईयर होगा उसे नेक्स्ट ईयर करेंगे। कुछ 31 मार्च को एग्जिस्ट कर रहा था, उसका जब पता ही चल गया तो किताबें ठीक करो ना बेटा। हम बैड, मैं ये नहीं कह रहा कि आप डेटर ही ना दिखाओ, आप डेटर माइनस प्रोविजन दिखाओ, अगले साल तो डेटर ही नहीं दिखेंगे, अगले साल तो बैड डेट टू डेटर डल के वो खत्म हो जाएगा। तो हम बैड डेट की एंट्री तो अगले साल डालेंगे, हम प्रोविजन ही पूरी बना रहे हैं ताकि हम सही तरीके से प्रेजेंटेशन करें, हम अपना लॉस अभी पूरा प्रोवाइड कर ले। एडजस्ट नहीं करेंगे सिर्फ डिस्क्लोजर, पता नहीं क्या लिख रहा है बच्चा। दिवांशी बेटा अभी रुक जाओ, चोरी हुई बेटा जनवरी में, डिटेक्शन हुआ मई में, अकाउंट्स अभी तक अप्रूव नहीं करे थे बीओडी ने, क्या इसको एडजस्ट करा जाएगा इन द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड? तो बेटा यहां पर मैं, मुझे दो चीजें बताओ, यहां पर मुझे बताओ क्या कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है? हाँ सर चोरी हो गई थी, साल खत्म होने से पहले चोरी हो गई थी ना, साल खत्म होने से पहले चोरी हो गई थी, यस। सेकंड एविडेंस क्या मिला, चोरी का पता चल गया मई में, अप्रूवल अभी तक नहीं हुआ तब तक, तो क्या हम 31 मार्च को ही उसका इफेक्ट ले लेंगे? हाँ भाई दोनों चीजें हो गई ना, दोनों चीजें हो गई ना, चोरी पहले हो चुकी है, उसका पता भी चल गया, तो यहां पर बेटा वही है, एडजस्टिंग इवेंट है। ठीक है जी। तो if a fraud is detected after the balance sheet date but before the approval of financial statement, necessary to recognize the loss amounting to 5 lakh and adjust the accounts of the company। तो यहां पर मैं कंडीशन एग्जिस्टिंग, थेफ्ट ऑफ कैश, एडिशनल एविडेंस, डिटेक्शन ऑफ थेफ्ट।
ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या बन गया बेटा, ऑटोमेटिकली क्या बन गया, ये एडजस्टिंग इवेंट हो गया। तो मैंने जो मेन दो पॉइंटर्स है ना वो आपको पता होना चाहिए जब भी एडजस्टिंग आ रहा है। देखो या नॉन एडजस्टिंग है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए वो नॉन एडजस्टिंग क्यों है, यही है और क्या है। मतलब और तो कुछ स्टैंडर्ड में अभी तक तो मैंने आपको कुछ बताया नहीं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड करूंगा वो अलग बात है, पर अभी तक तो मेन चीज यही बताई है ना, तो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट होना बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। अगर सब कुछ पहले ही पता चल जाता तो उस केस के अंदर में तो पहले ही एंट्री डाल देता मैं। हाँ जी, चलो बेटा, अगर चोरी बाद में होती तो उसका क्या करना है। बच्चों के अपने शुरू हो चुके हैं, इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि नितिन सर क्या पढ़ा रहे हैं, इनके दिमाग में जो आते जा रहे हैं ये लिखते जा रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। ये अपने दिमाग में और कोई ना कोई सिचुएशंस डालते जाएंगे और उन सारी चीजों से पूछते जाएंगे। इसकी वजह से ही फिर हमें कंफ्यूजन आती है और फिर हम बाद में जाके पता क्या बोलते हैं, ओ हमें ना स्टैंडर्ड में अननेसेसरी हम कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जो सिखाना चाहता हूं और जो स्टैंडर्ड कह रहा है वो नहीं हमें सीखना, हमें उस तरीके से इंफॉर्मेशन फिट ही नहीं करनी, हमें और अपने सवाल लिखते जाने हैं, हम अपने खाली पुलाव लिखते जाएंगे सारे। भैया अभी शुरू किया, अभी 2 क्वेश्चन कराए, अभी इतने सारी चीजें और आ जाएगी। इन्हें अभी अपने सारे बच्चों को अपने अपने सवाल लिखने हैं, अभी ये शुरू हो चुके हैं, सबको अपने अपने लिखने हैं। सर ये हो जाए तो वो हो जाए तो ये हो जाए तो वो हो जाए, अरे ये तो होता ही रहेगा भैया, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देता रहूंगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। और ये तो तब हालात है, पहला लेक्चर थोड़ी ना लगा रहे हो तुम सिलेबस का। आज हुआ क्या मेरे को समझ नहीं आ रहा। जुलाई का महीना आते ही इनके ऊपर से मतलब बावले हो गए लग रहा है, कुछ भी लिखते जाएंगे बैठे। मैं अपना टॉपिक छोड़ के इनके सवालों के जवाब देता रहूं बैठे, वो भी अननेसेसरी खाली पुलाव, मन के अंदर जो आ रहा है पूछते जा रहे हैं। और हर किसी को लगता है मेरा सवाल यूनिक है सर, हर किसी को लग रहा है मेरा सवाल यूनिक है, आप मेरे का आंसर करो। यही करता रहूं बैठा, बाद में कहेंगे सर प्लीज वो बता दो ना पेपर में क्या आएगा, प्लीज 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 जिससे पास हो जाएंगे सर वो प्लीज मार्क करा दो ना, वो 2-4 क्वेश्चन बता दो ना सर जिससे पेपर में पास हो जाएंगे हम। बाद में यही पूछोगे। आसान से टॉपिक को भी कॉम्प्लिकेट कैसे बनाना है तो मैं बोलूंगा मीट माय सीए इंटर स्टूडेंट्स। अगला कहता है स्टेट विद रीजंस हाउ द फॉलोइंग इवेंट्स वुड बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रदीप लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। तो वो कहता है कि आप इन इवेंट्स को कैसे डील करेंगे वो हमें बता दीजिए 31 मार्च 20 वाले साल में, ठीक है ना। तो कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल अ लैंड फॉर 30 लाख टू अनदर कंपनी वॉज एंटर्ड इन टू ऑन 1 March 20। हमने एग्रीमेंट टू सेल, हमने एग्रीमेंट टू सेल जो है वो एंटर कर लिया पहले, लैंड किताबों में दिख रही है 20 लाख की इन द बैलेंस शीट, ऑयवर रजिस्ट्री जो हो रही है वो जाके हो रही है 15 अप्रैल को। तो बेटा यहां पर मैं अगर मैं देखूं कंडीशन एग्जिस्टिंग, प्लीज अब थोड़ा सा हमारी नॉलेज में अपग्रेड होना है, तो जो क्वेश्चन आई से के वो तो समझ लो ढंग से अपने खाली पुलाव छोड़ के। तो कंडीशन एग्जिस्टिंग क्या बेटा बैलेंस शीट डेट पे, बेटा कंडीशन एग्जिस्टिंग है एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है पार्टी के साथ में, हमने एग्रीमेंट टू सेल कर लिया है, एग्रीमेंट टू सेल कर लिया है हमने, और ये एग्जिस्टिंग है बैलेंस शीट पे कंडीशन एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है। और एडिशनल एविडेंस क्या है, अब बाद में जाके क्या हो गई, रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री हो गई। तो 31 मार्च को तो एग्रीमेंट हो चुका है, 31 मार्च को तो एग्रीमेंट हो चुका था एग्रीमेंट टू सेल, और बाद में एडिशनल एविडेंस के रूप में क्या पता चल गया, मजबूती क्या हो गई, हाँ अरे रजिस्ट्री भी हो गई रे, तो पक्का हो गया ना, तो हमें सेल रिकॉर्ड कर लेंगे।
हम सेल रिकॉर्ड कर लेंगे कब? 31 मार्च में ही। हम 31 मार्च में ही सेल रिकॉर्ड कर लेंगे, तो ये एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा। और ये वैसे भी अगर मैं बोलूं, अगर इसमें वो दो चार बातें और लिखता, मान लो पोजेशन जा चुका है, पैसे आ चुका है, तो उस केस में तो मैं रियलिटी ओवर लीगैलिटी का रूल भी बोल सकता था। अब यहां पे फर्क नहीं पड़ता। यहां तो उसने वो हमारे को AS4 के एंगल से दे रहा है, तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म की जो बात होती थी, रियलिटी ओवर लीगैलिटी, जो हम AS1 में पढ़ते थे, वो जनरली तब बोलता है कि पोजेशन में मिल दे गया, पैसे मिल चुके हैं, तो वो तो वैसे ही हो जाता। पर यहाँ पे चलो उसकी जरूरत है, यह एग्रीमेंट टू सेल है और साथ में हमारे पास रजिस्ट्री हो गई, तो हम सेल रिकॉर्ड करके प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेंगे बेटा। हम सेल रिकॉर्ड करके प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेंगे, हमें सिर्फ यही नहीं है कि नुकसान की बातें हो रही है, तो एडजस्टिंग बन जाएगा, ये एडजस्टिंग बन जाएगा। ठीक है जी। और उस केस के अंदर में एडजस्टमेंट टू द एसेट फॉर सेल ऑफ लैंड इज रिक्वायर्ड। हम सेल ऑफ लैंड को किताब में रिकॉर्ड कर लेंगे, सेल ऑफ लैंड को अपने पास में रिकॉर्ड कर लेंगे। बेटा सेल 1 मार्च को नहीं रिकॉर्ड होगी, 1 मार्च को तो एक्चुअली मैंने एग्रीमेंट टू सेल ही डाला ना, 1 मार्च को तो मैंने एग्रीमेंट टू सेल ही करा था, सिर्फ उस दिन तो साइनिंग करी है। एग्रीमेंट टू सेल तो सिर्फ हो रहा है कि एक बार के लिए, जहां पे कंडीशंस लिखी गई है कि 2-3 महीने के अंदर आप मेरे पूरे पैसे दे देंगे, मैं आपको जगह का पोजेशन दे दूंगा और हम इसको रजिस्टर करा लेंगे, वो समय तय कर लेते हैं, वो हो जाता है एग्रीमेंट टू सेल, जो बयाने का एग्रीमेंट एक बार के लिए होता है। ठीक है। अब इस केस के अंदर में हमारे पास में एग्रीमेंट टू सेल पहले हो गया, तो वो एक्चुअल सेल वैसे नहीं है, एक्चुअल सेल नहीं है। बट जब मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल से पहले अगले साल के बीच में तभी रजिस्ट्री हो गई, तो अब मैं चेक कर रहा हूं क्या मेरे को सेल 31 मार्च में ही रिकॉर्ड करके प्रॉफिट रिकॉर्ड करना चाहिए। यस, आप एंट्री उसकी 31 मार्च को डाल देंगे, या किताबों में उसको 1 मार्च को लेना, 1 मार्च को ले लो, पर उसी साल में उसको सेल रिकॉर्ड करके प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेना, सिंपल सी बात है। सेल रिकॉर्ड करके प्रॉफिट रिकॉर्ड पिछले साल ही कर लेंगे, क्योंकि वो इवेंट हो गया, उसका पता चल गया, वो एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि 31 मार्च तक कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, एग्रीमेंट तो हुआ ही पड़ा था, और बाद में आपकी रजिस्ट्री भी होगी, तो पक्का हो गया। अगर मेरा रजिस्ट्री ना हुई होती तो फिर मैं अपने पास सेल रिकॉर्ड ना करता, अनटिल अनलेस कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म का नियम लगता, अनटिल अनलेस। अब सब्सटेंस ओवर फॉर्म के लिए हम और सारे पैरामीटर देखते हैं, सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं उसमें भाई पोजेशन चला गया नहीं गया, पैसे पूरे आगे नहीं आगे, तो उसमें रियलिटी ओवर लीगैलिटी जो है, मैं उसमें और कुछ फैक्टर्स देखता हूं, तो वो वाली बात से भी हो सकता है, वो वाली बात से भी हो सकता है, पर वो नियम अलग लग गया, फॉर्म जो आपके सब्सटेंस ओवर फॉर्म है, ठीक है ना, तो वो उसकी वजह से आपके पास बात होती। पर यहां तो वो हमारे पास एग्रीमेंट हुआ, कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, 31 मार्च के बाद जाके एविडेंस के रूप में क्या मिल गया, रजिस्ट्री हो गई। अब अगला देखो, अगले से क्या है, थोड़ा सा अब आप लोगों को मेरे साथ क्लैरिटी लेनी है, जो पॉइंट समझना है, बिकॉज बेटा मेरी बात समझ लो, पेपर में जो क्वेश्चन फंसना है, वो जितने क्लास और होमवर्क के क्वेश्चन है वही समझने हैं। आप अपने हिसाब से जो मर्जी सोचते रहेंगे, उनको बाद में सोचते रहना। मेरे साथ आप लोगों को वो क्वेश्चंस को करना जरूरी है, एटलीस्ट जो आईसीएआई ने आज तक कभी भी पूछे हैं इस स्टैंडर्ड से रिलेटेड, तो उसमें कौन कौन से उन्होंने सिनेरियोस अब तक कवर करे हैं, उनको समझना आवश्यक है, तो वो मेरे साथ समझते चलो। तो अगले वाले केस में नेगोशिएशन एक और कंपनी के साथ में किया गया फॉर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस वॉज स्टार्टेड ऑन 2 फरवरी। हमने इन्वेस्टमेंट करी 40 लाख की 12 अप्रैल को। कहता है हमने एक बिजनेस को खरीदने के लिए नेगोशिएशन मतलब बातचीत करी हमने कहा फरवरी में, और एक्चुअली में हमने इन्वेस्टमेंट कर दी अप्रैल में। अब यहां पे समझना बेटा, जब हम बोलते हैं कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट, तो दैट शुड बी समथिंग सब्सटेंशियल। बातचीत को हम कंडीशन एग्जिस्टिंग नहीं मानते, प्लीज समझना। अगर वो ये वर्ड लिख रहा है कि नेगोशिएशन, समझना, मैं तभी कह रहा हूं मेरे साथ समझते चलेंगे तो समझ आ जाएगा, वरना आप कंफ्यूजन के चक्कर में रह जाएंगे। फिर हमें यहां पर में हमारा इंस्टीट्यूट क्या लेके चलता है क्वेश्चन में, वो कहता है अगर आप नॉर्मल किसी से कोई बातचीत कर रहे हो, नेगोशिएशन है, नेगोशिएशन क्या, तो बातचीत चल रही है, तो इट डज नॉट मीन कि आप बोलो कि भैया कोई कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट कर रही है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कोई कंडीशन एग्जिस्टिंग का मतलब है कोई सब्सटेंशियल चीज हुई पड़ी है, तो ये हमारा नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। कौन सा इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग है।
अगर मैं नेगोशिएशन की जगह ये बोलता कि एग्रीमेंट हो चुका था, मैं अगर ये बोलता एग्रीमेंट हो चुका था, बातचीत नहीं, एग्रीमेंट हो चुका था, उसके बेस पे हमने इन्वेस्टमेंट कर दी बाद में, तो मैं बोलता एडजस्टिंग। नेगोशिएशन में नहीं बोलूंगा, तो नेगोशिएशन इज नॉट दैट, तो ये नॉन एडजस्टिंग आएगा। पर ये क्या लग रहा है, सिग्निफिकेंट लग रहा है भैया, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है, मोटा पैसा लगाया है हमने, इन्वेस्टमेंट करी है 40 लाख की, तो ये नॉन एडजस्टिंग तो है बाय डेफिनेशन, बट ये एक सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट है तो इसकी वजह से क्या दे देंगे, इसका डिस्क्लोजर दे देंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट, ठीक है ना। तो यहां पर मैं सबसे पहले बेटा, ये एक इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट तो है भाई, क्योंकि जो भी चीज साल खत्म होने से लेके अप्रूवल के बीच में हो रही है वो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट तो है। अब वो एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है, बात की बात है, ठीक है ना। नॉन एडजस्टमेंट टू द एसेट इज रिक्वायर्ड एज इट डज नॉट अफेक्ट द टर्मिनेशन एंड कंडीशन ऑफ द अमाउंट स्टेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर ये नॉन एडजस्टिंग है क्योंकि कुछ बैलेंस शीट डेट पे कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही। देर इज नो कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट कि जिसकी वजह से हम इसकी कोई एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है ना। However, आगे हम पढ़ते हैं, मैं मेन चीजें आपको अंडरलाइन करा रहा हूं। इसका हमारे पास में डिस्क्लोजर दिया जाएगा रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में टू मेक प्रॉपर इवेल्युएशन एंड डिसीजन। और हम इसका क्या देंगे, डिस्क्लोजर देंगे, किसमें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में, ठीक है ना, ताकि आपके पास में प्रॉपर इवेल्युएशन और डिसीजन हो सके। तो उसका हम डिस्क्लोजर देंगे, सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, मटेरियल इंफॉर्मेशन है, तो उसका हम डिस्क्लोजर दे देंगे, हम उसका डिस्क्लोजर दे देंगे। तो उतना आंसर है। तो मेन है नॉन एडजस्टिंग है क्योंकि कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही बैलेंस शीट डेट पे, और सिग्निफिकेंट है तो डिस्क्लोजर दिया जाएगा रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे। नाउ इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ अभी छोड़ दो, सिक्स पे आओ, सिक्स क्वेश्चन पे आओ मेरे साथ में। सिक्स क्वेश्चन क्या है, कंपनी हैज फाइल्ड अ लीगल सूट अगेंस्ट द डेटर फ्रॉम होम 15 लाख इज रिकवरेबल एज ऑन 31 मार्च 20। कंपनी ने कोर्ट में केस फाइल करा बेटा, कंपनी ने कोर्ट में केस फाइल करा डेटर के अगेंस्ट में, 15 लाख रुपए लेने हैं, चांसेस ऑफ रिकवरी अच्छे नहीं है। लीगल ओपिनियन जो दिया था काउंसिल ने अप्रैल में, तो मेरा जो लॉयर है उसने मुझे रिपोर्ट में लिख के दिया है, ओ तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, वो कह रहा है तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, रिकवरी के चांसेस बहुत कम है। क्या कंपनी प्रोविजन बना सकती है, तो इसमें कंडीशन एग्जिस्टिंग क्या है बेटा, 31 मार्च को क्या चीज एग्जिस्ट कर रही है, सर कोर्ट का केस चालू हो चुका है, लीगल सूट फाइल्ड, कोर्ट केस फाइल किया, और एविडेंस क्या मिला हमें, एविडेंस के रूप में क्या मिला यहाँ पे, रिपोर्ट फ्रॉम लॉयर, जिसने मुझे कहा हाँ भैया पैसे नहीं मिलेंगे, हाँ भैया पैसे नहीं मिलेंगे। तो उस केस के अंदर में आपको कंफर्म हो गया एक प्रकार से, डिसीजन आया था तो और मजबूत हो जाता, रिपोर्ट से भी हो गया भैया, लॉयर है उसकी रिपोर्ट है तो मान्यता है, तो ऑब्वियसली बात है आपके पास में प्रोविजन बना देंगे, तो क्या बन जाएगा बेटा, एडजस्टिंग इवेंट। बेटा अगर नेगोशिएशन में पिछले क्वेश्चन बच्चा कह रहे बाद में होती तो भी हम, वो अगर सिग्निफिकेंट है तो हम डिस्क्लोजर देंगे ना, सेम आंसर। नेगोशिएशन इज नॉट मतलब एनी हाउ आपके लिए कुछ कर रहा है वो, ठीक है। तो एसेट लाइबिलिटीज को एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है जी, लीगल सूट फाइल हुआ था और चांसेस जो है वो रिकवरी के अच्छे नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं प्रोविजन जो हमारी बनाई जाएगी, प्रोविजन जो हम बनाएंगे, ठीक है ना, प्रोविजन जो है बनाई जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसा कैसा लॉयर है, किसने रखा था तुझे, पैसे दिलवाने के लिए, नुकसान करवाने के लिए, क्या करे यही जीवन है, लॉयर भी निकम्मा ही निकला, पैसे नहीं निकलवा पाएगा, कह रहे नहीं मिलेंगे तुम्हारे को, मैं लॉयर को बर्खास्त कर दूंगा,
लॉयर का रिपोर्ट कैसे एविडेंस हो सकता है? हाँ बेटा, तुम्हें जीवन में बहुत सारे भ्रम हैं, वो सारे भ्रम तुम्हारे टूटेंगे। वो सारे भ्रम कैसे टूटेंगे? अभी जब तुम ऑडिट का एक सब्जेक्ट करोगे तो वहां पे एक चीज आती है, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको सारी चीजों का ज्ञान नहीं होता। तुम्हें लगता है ऐसा है कि हमें सब चीजों का ज्ञान है, पर ऐसा होता नहीं है। तो वहां पे एक चीज आती है, यूजिंग द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट। काफी बार आप लोगों को जिन चीजों का नहीं पता होता, तो आप जो उस एरिया का एक्सपर्ट होता है, आप उसके ओपिनियन पे रिलाई करते हो, आप उसकी रिपोर्ट पे रिलाई करते हो, क्योंकि आपको तो अपनी बस ड्यू डिलीजेंस करनी है। आपको, आप दूसरा जो एक्सपर्ट है उसके ओपिनियन को देख के, उसकी रिपोर्ट को देख के आप अपना बनाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता ना, वो उसका काम है, सारे काम तुम्हारा है, वो लिख के दे रहा है। तो आप अगर अपनी ड्यू डिलीजेंस लगा रहे हैं तो आप दूसरे एक्सपर्ट के ओपिनियन के बेस पे अपने पास ले सकते हैं, ठीक है ना। तो एक पूरा एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है। यहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हो, एएस, वहां ऑडिटिंग में आपके जो टीचर है वो आपको एसए सिखाएंगे, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, वो भी बहुत सारे हैं। इनकी नंबर तो फिर सीक्वेंस में है, उनकी तो नंबर सीक्वेंस में भी नहीं है, छोड़ो। तो वो भी पढ़ोगे, वहां भी ऐसी सारी चीजें बताओगे, ठीक है ना। तो वहां पे आप पढ़ेंगे इस चीज को लेके, तो वहां पे आप बोला जाता है यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट। तो आप कई बार क्या करते हैं, अपने पास में एक्सपर्ट के बेस पे उसके काम को करते हैं, बट उसमें आपको अपने पैरामीटर्स जो बोले जाते हैं कि आपको अपना ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है, ठीक है ना। बच्चे अभी से बता रहे हैं, हाँ सर लग रहा है हाँ ऑडिटिंग में करा था टीचर ने बताया था। चलो अगले वाला आपको पक्का लगेगा, मजबूत लगेगा, ये वाला अच्छा लगा। कह रहे ड्यूरिंग द ईयर 1920 राज लिमिटेड को स्यू किया कॉम्पिटिटर ने 15 लाख के लिए फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ ट्रेडमार्क। तो अल्टीमेटली क्या है, राज लिमिटेड को एक कॉम्पिटिटर ने स्यू किया, राज लिमिटेड के केस में हमारे कॉम्पिटिटर ने हमारे केस में केस फाइल कर दिया। ओहो बड़ी दिक्कत की बात है। उसने कहा कि तुमने ट्रेडमार्क का गलत इस्तेमाल किया है, ट्रेडमार्क का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इन्फ्रिंजमेंट मतलब हमारे नाम पे तुम यूज कर रहे हो काइंड ऑफ, ठीक है ना। बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द लीगल काउंसिल राज लिमिटेड ने प्रोविजन बना दी 10 लाख की। लॉयर से रिपोर्ट ली, लॉयर ने कहा 15 लाख का है, मेरे हिसाब से 10 लाख ही देना पड़ेगा। तो उसने बोला 10 लाख रुपए की प्रोविजन ना दो। लॉयर यहाँ पे भी निकम्मा ही है, बचा नहीं पाएगा, पर वो कह रहे चलो 10 लाख देने पड़ेंगे। 18 मई को जाके कोर्ट ने डिसाइड कर दिया पार्टी के फेवर में, एलिजिंग इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क एंड ऑर्डर करा हमें कि हमने पार्टी को 14 लाख देने। हम हार गए, हम केस हार गए। 18 मई को जाके अब तो फाइनल जजमेंट ही आ गई। यहां तो जो सबूत है वो बहुत मजबूत है, जो सबूत है वो बहुत मजबूत है। यहां तो एविडेंस ही आ गया, पक्के वाला आ गया। यहां तो जजमेंट ही आ गई और 14 लाख देने पड़ेंगे। अब हार गए केस तुम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई कब थी वैसे? 30 तारीख को, पर अप्रूव कर करे, हमें तो अप्रूवल की डेट चाहिए। अप्रूव हो रही है बेटा कब? 30 मई को। जजमेंट कब आई थी? 18 मई को। तो कह रहे क्या हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, क्या हम प्रोविजन बनाएंगे? हाँ, तुम्हारे पास में कंडीशन एग्जिस्टिंग क्या थी? कोर्ट केस। कंडीशन एग्जिस्टिंग क्या है? कोर्ट केस जो फाइल हुआ था वो तो चल ही रहा है। एविडेंस क्या मिला? ये तो जजमेंट ही आ गई, कोर्ट डिसीजन। भाई अब तो फैसला ही हो गया, अब तो फैसला ही हो गया कि तुम केस हार जाते हो, तुम केस हार जाते हो। तो तुमने 10 लाख की प्रोविजन तो बना दी थी लॉयर के कहने पे, 14 लाख देने पड़ेंगे, तो 4 लाख के और बनाओ, 4 लाख के और बनाओ। यहां पे ये एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा। तो एज पर पैरा 8 एडजस्टमेंट देनी पड़ती है, ठीक है। राज लिमिटेड वॉज स्यूड बाय कॉम्पिटिटर, जिसकी प्रोविजन उन्होंने बनाई थी, और 18 मई को बिकॉज आपका अप्रूवल से पहले आपका जजमेंट जो है आ गया, ठीक है ना। और इसलिए हमने कंक्लूजन क्या किया, देयर फॉर राज लिमिटेड शुड एडजस्ट द प्रोविजन अपवर्ड बाय 4 लाख। तो हमें 4 लाख से और ऊपर प्रोविजन बना दी थी, 10 की हम बना चुके थे, 14 की करने के लिए हम 4 की और ऊपर बना देंगे, ठीक है ना।
अब इस पैराग्राफ की कोई लोड नहीं है, ये तो इंस्टीट्यूट हमारा महान है। ऐसे तो हर केस जो पूछ रहा है उसका आंसर देंगे कि हर बात मतलब की बातें करते रहेंगे। इंस्टीट्यूट क्या लिख रहा है, अगर जजमेंट बाद में आती तो हम क्या करते। अरे भैया उसका मेरे को क्या लेने देना। अगर जजमेंट बाद में आती, वो कह रहा है अगर जजमेंट बाद में आती तो वो पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड होता, तो हम फिर एडजस्टमेंट ना करते। वो ऑब्वियस सी बात है, बाद में आती तो ना करते, तो उसका बताने की क्या लोड है मेरे को। भैया मेरे को आंसर तो ना लिख के देना है, मेरे को एक जो पूछ रहा है उसका आंसर दूंगा कि अपनी मर्जी से और भी केसेस बनाता रहूंगा। तो ये आपको पेपर में लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, ये सिर्फ ऐसे ही है, इंफॉर्मेशन के लिए। पेपर में तो जो सवाल पूछ रहा है उसका आंसर दोगे, ठीक है। चलो भाई। अभी आप लोग मेरे लिए क्वेश्चन नंबर 8, 9, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पढ़ेंगे, फिर मैं इन्हें डिस्कस करता हूँ। मैं तब तक घूम फिर के आता हूँ, तुम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करो। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करो, मैं घूम फिर के आया।
हाँ जी, पढ़ लिया क्वेश्चन? वो कर लिए कि नहीं करे, इनकी बातें नहीं खत्म होती। चलो भाई चलो, फटाफट से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा? ये तो एक्चुअली में क्वेश्चन आ रहा है, साल खत्म हुआ 30 जून को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल कब करा? 20 अगस्त को। कंपनी का काम है पाइपलाइन बिछाना ऑयल कंपनी के लिए, जमीन के नीचे, ठीक है ना। जब वो बोरिंग का काम कर रहे थे, मतलब आपके पास खुदाई कर रहे थे, 1 सितंबर को जाके उन्हें रॉकी सरफेस मिला और उन्हें लगा कि उनका 80 लाख का नुकसान हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है बताओ ये कैसे डील करेंगे? बेटा मैं तो आप इसे बच्चे बोलेंगे नॉन एडजस्टिंग, मैं नॉन एडजस्टिंग बोलूंगा ही नहीं। कहने को आप नॉन एडजस्टिंग बोल सकते हैं, पर ये नॉन एडजस्टिंग नहीं है, वर्ड गलत है नॉन एडजस्टिंग यूज करना। दिस इज नॉट नॉन एडजस्टिंग, इसे आप बोलेंगे दिस इज नॉट एन इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इट इज नॉट एन इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ये AS4 के दायरे से बाहर है। इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ AS4। AS4 किसको कवर करता है? बैलेंस शीट डेट से लेके अप्रूवल के बीच में, उसके बीच के इवेंट्स को बोलते हैं। जो इसके ही बाद में हो रहे हैं वो तो AS4 के दायरे में ही नहीं है, वो AS4 के दायरे में ही नहीं है, तो इट इज नॉट एन इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इट इज नॉट एन इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ठीक है ना। तो वो इवेंट्स की डेफिनेशन दे रहा है कि जो होते हैं बेटा बैलेंस शीट डेट के बीच में और डेट जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होती है। तो इन द गिवन केस जो ये आ रहा है ये तो अब बाद में ही हो रहा है, तो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली नॉन एडजस्टिंग है वो, पर नॉन एडजस्टिंग एडजस्टिंग वर्ड तो बीच वालों का है ना, ये तो है ही बात का, ठीक है ना। अगला है कंपनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में डील करती है, सेल प्राइस जो पेट्रोल का है वो सरकार फिक्स करती है, ठीक है जी। बैलेंस शीट डेट के बाद बट बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ द कंपनी अकाउंट्स, गवर्नमेंट ने अनएक्सपेक्टेडली प्राइस बढ़ा दिया, गवर्नमेंट ने प्राइस आपका बढ़ा दिया। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया आज? बड़ा ही डिफरेंट हुआ। रुक जाओ रुक जाओ। एक सेकंड रुको यार, ये हुआ क्या? स्क्रीन फ्रीज हो गई है, मैंने देख लिया, जो मैंने लिखा है वो आ नहीं रहा। ओ माय गॉड, मैं यहाँ लिखी जा रहा हूँ, तुम्हें दिख ही नहीं रहा। नहीं आ रहा यार, नहीं आ रहा, मैंने भी चेक किया, नहीं आ रहा। रुको जरा, वेट करना 1 मिनट। आ गया भैया, आ गया, सब आ गया भैया, आ गया, शुक्र है आ गया। ओ माय गॉड, स्क्रीन घूमने चली गई थी मुझे लग रहा था। मैं तभी तुम सही बच्चों को बोलता हूँ कि भगवान का नाम लेते रहा करो, तभी तुम सही बच्चों से बोलता हूँ मैं, भगवान का नाम लेते रहा करो। चलो भाई, यहाँ पर मैं, कंपनी डील करती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, सरकार जो है वो अल्टीमेटली क्या है, पेट्रोल फिक्स करती है, प्राइस का जो है वो सरकार फिक्स करती है। कहते हैं फाइनलाइजेशन से पहले, अप्रूवल बैलेंस शीट के बाद फाइनलाइजेशन से पहले गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ा दी है। क्या कंपनी इस एडिशनल रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर सकती है? अच्छा, 31 मार्च को कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी? नहीं, 31 मार्च को कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी? नहीं कर रही थी। तो एज पर पैरा 8 जो है,
इट कैनॉट बी रिगार्डेड एज एन इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट कि जिसके एडजस्टमेंट चाहिए होगी, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। क्योंकि 31 मार्च को कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, देयर वाज नो कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन दी बैलेंस शीट डेट। और जो रेवेन्यू अगर होगा, मैं वैसे बताने जा रहा हूं, क्या आप अगले साल भी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो, मुझे बताओ। चलो पिछले साल तो नहीं करोगे, पर उसके लिए पता है कौन सा एएस लगाओगे, ये बताया था मैंने। अगर रेवेन्यू अगले साल भी करोगे तो वो एज पर AS9 करोगे बेटा। अगर वो ये बोलता था कि लग रहा है पार्टी पैसे दे देगी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, लगता है पार्टी पैसे नहीं देगी, देख मैंने आपसे बोला नहीं था। आज ही आप लोगों को मैं बोलने जा रहा हूं कि आप लोगों के बैच की फीस के 500 रुपए हर बच्चे ने दोबारा देने हैं। मैंने रिट्रोस्पेक्टिवली प्राइस बढ़ा दिया। हर बच्चे ने जो फीस दी थी इस बैच की, पीडब्ल्यू वाले कह रहे हैं कि 500 रुपए हर बच्चे ने दोबारा देने हैं। रिट्रोस्पेक्टिवली प्राइस बढ़ा। तो रिट्रोस्पेक्टिव में क्या सिखाया था AS9 में कि अगर लगता है कि पैसे मिल जाएंगे तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, लगता है नहीं मिलेंगे तो मत रिकॉर्ड करो ना। यहाँ पे रिट्रोस्पेक्टिव है ना, रिट्रोस्पेक्टिव में तो यही सीखा था ना। तो तुम सारे बच्चे मुकर गए थे, याद है तुम्हारे को? चलो 2-4 बच्चों ने बोला था सर हम दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बाकी सारे मुकर गए थे। ये वही बात है। तो अगर करेंगे भी तो अगले साल, तो वो डिपेंड करेगा सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन पे, डिपेंड करेगा सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन पे। बट पिछले साल तो होगा ही नहीं रिकॉर्ड, क्योंकि कोई कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, ठीक है ना। तो वो इसलिए 31 मार्च को के लिए, वो इस साल के लिए तो नॉन रजिस्टिंग ही है, वो उसके लिए नॉन रजिस्टिंग है, ठीक है ना। चलो भाई, यार आपको एक चीज तो मैंने बताई नहीं, बता दूं? चलो तुम कह रहे हो तो बता ही देता हूं। हमने ये बोला साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 23 को, खत्म हुआ 31 मार्च 24 को। 15 जून को अप्रूवल किया BOD ने। हमने कहा इस दौरान में जो घटनाएं हो रही है वो या एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है, यही बोला। नॉन एडजस्टिंग का, नॉन एडजस्टिंग का क्या नियम है सर? कोई इफेक्ट नहीं करना, कोई एंट्री नहीं डालनी, उसकी कोई कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। बट अगर वो सिग्निफिकेंट है तो डिस्क्लोजर दे दो, यही सीखा। अब नॉन एडजस्टिंग की एक एक्सेप्शन आने जा रही है। नॉन एडजस्टिंग की एक एक्सेप्शन आने जा रही है। सर एक्सेप्शन का मतलब समझाता हूं अभी, एक्सेप्शन का मतलब समझाता हूं अभी। बेटा हुआ क्या, 25 अप्रैल को अर्थक्वेक आया, फैक्ट्री डिस्ट्रॉयड। ओह माय गॉड। अर्थक्वेक आया, फैक्ट्री डिस्ट्रॉयड। सभी बच्चे मुझे ये बताएंगे ये एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है। सर देखो, मुझे तो 31 मार्च को पहले से ही पता था कि अर्थक्वेक आएगा। भैया एडजस्टिंग तो तुम तभी बोलोगे ना, एडजस्टिंग तो तुम तभी बोलोगे कि 31 मार्च को तुम्हें पता था कि अर्थक्वेक आएगा, कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होगी, तभी तो तुम एडजस्टिंग बोलोगे। तो तुम्हें पता था 31 मार्च को? सर पंडित जी ने पहले ही बता दिया था, और पंडित जी पे हमें पूरा विश्वास है। पंडित जी ने बोला था 31 तारीख को मैं इस चीज का पूरा अनुमान लगाता हूं और पक्का कहता हूं दावे से कि 25 अप्रैल को जाके अर्थक्वेक आएगा। तो मैं एडजस्टिंग बोलूं, ऐसे थोड़ी ना है। तो ये बाय डेफिनेशन क्या है? बाय डेफिनेशन क्या है? नॉन एडजस्टिंग। क्योंकि 31 मार्च को कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, 31 मार्च को कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कंडीशन नहीं है, एकदम से अर्थक्वेक आया, तो ये क्या है? नॉन एडजस्टिंग है। तो बाय डेफिनेशन क्या है? बाय डेफिनेशन क्या है? नॉन एडजस्टिंग। अब वो कहता है, हमें ये स्टैंडर्ड कहता है कि अगर कुछ ऐसा हुआ, अगर कुछ ऐसा हुआ जो आपके बिजनेस की, जो आपके बिजनेस की एक सबसे मेजर एजम्पशन है, कौन सी? गोइंग कंसर्न एजम्पशन।
जिस पे आपकी किताबें बनती है, अगर कुछ ऐसी घटना हुई, कुछ ऐसी घटना हुई जो गोइंग कंसर्न की अजम्पशन को ही हिला दे, गोइंग कंसर्न के अजम्पशन हिला दे, मतलब ऐसा कुछ हो गया कि जिससे बिजनेस ही बंद करना ना पड़ जाए, बिजनेस ही बंद करना पड़ जाए, तो कहता है, तो कहता है अगर गोइंग कंसर्न हिट होता है, इफ गोइंग कंसर्न हिट हुआ तो उसे एडजस्टिंग बना देना। तो वैसे बाय डेफिनेशन नॉन एडजस्टिंग था एक बार, पर हमें स्टैंडर्ड कहता है कि अगर कोई ऐसी घटना हो गई कि जिससे शायद बिजनेस ही बंद करना पड़ जाएगा, बिजनेस की जो वास्तविकता है, बिजनेस की जो एग्जिस्टेंस है वही खत्म हो जाएगी, मतलब बिजनेस की जो मेन एक असम्पशन है गोइंग कंसर्न, अगर वो हिट हो जाएगी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस पे बनती है, फ्रेमवर्क के चैप्टर में सीखा था, लिक्विडेशन बेसिस पे, सारी वैल्यूज किस पे आती थी, एनआरवी पे आती थी। कराए थे क्वेश्चंस, याद आ रहा है, याद आ रहा है कुछ, फ्रेमवर्क के चैप्टर में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करे थे, गोइंग कंसर्न, नॉट गोइंग कंसर्न, तो नॉट गोइंग कंसर्न में सारी चीजें एनआरवी पे आती थी, तो हमें सारी चीजें एनआरवी पे दिखानी पड़ेगी, सारी चीजें एनआरवी पे दिखानी पड़ेगी, हमें अपनी किताबों को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये हमें किसने बोला, एएस नंबर 4 ने बोला। तो ये एक एक्सेप्शन है कि बाय डेफिनेशन चाहे वो नॉन एग्जिस्टिंग लग रहा था, बट इफ गोइंग कंसर्न एजम्पशन हिट हो रही है, इफ गोइंग कंसर्न एजम्पशन इज नॉट वैलिड, कुछ ऐसा हुआ कि जिससे अब गोइंग कंसर्न की एजम्पशन ही वैलिड नहीं रहेगी, तो उस केस के अंदर अपनी किताबों को, 31 मार्च की ही किताबों को, ये वाली किताबों को ही नॉट गोइंग कंसर्न लेके अपनी किताबें करो, तो इसे एडजस्टिंग बना दो। चाहे 31 मार्च को ऐसा कुछ नहीं था, 31 मार्च को ऐसा कुछ नहीं था, हुआ बाद में, पर वो ऐसा हुआ कि जिससे बिजनेस ही बंद करना पड़ जाएगा, ऐसा हुआ कि बिजनेस ही बंद करना, तो किताबें अपनी भैया एडजस्टिंग बनाओ इस इवेंट को, इससे सारा एनआरवी पे दिखाओ चीजें। तो ये हमें किसने बोला, मैंने बोला कि एएस ने बोला, सर एएस ने बोला, आप थोड़ी ना कुछ बोलते हो, आप तो एक सिर्फ इंटरमीडियरी हो, आप तो हमें सिखाते हो। तो हमारा एक रूल आ रहा है, पेज नंबर 2 पे है स्टैंडर्ड के, एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो हमारा रूल क्या है कि, रूल क्या है हमारा, कि हमारी नॉन एडजस्टिंग की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, यही रूल है, ये रूल है जनरल रूल, और इसके एक एक्सेप्शन आ गई, इसके एक एक्सेप्शन आ गई। वो एक्सेप्शन क्या है, अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption ऑफ गोइंग कंसर्न इज नॉट अप्रोप्रिएट, ठीक है ना, फंडामेंटल assumption ऑफ गोइंग कंसर्न इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो वो कहता है लाइक कुछ ऐसे अनयूजुअल चेंजेस हुए जो एग्जिस्टेंस को आपकी बैलेंस शीट डेट के बाद कर रहे हैं, डिटीरियरेशन इन ऑपरेटिंग रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर में उसने क्या बोला, हेलो हेलो हेलो, आई नहीं स्क्रीन, आगे आगे आगे, स्क्रीन नहीं दिख रही, अब तो दिख रही है, अब तो आ गई, नहीं चल रही यार, स्क्रीन नहीं चल रही, स्क्रीन में फिर कुछ हो गया आज, बाबा रे बाबा, क्या हुआ है स्क्रीन को, रुको,